जब डेडे साहब का मर्डर हो जाता है, जब उनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, तो सारी जब स्टडी की जाती है तो स्टडी ये होती है छोटा राजन, Underworld Don Chota Rajan and 3 other retired government. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम. बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यानी दाऊद इब्राहिम. It was a very famous case which we have solved it. पुलिस ने 11 बंदे अरेस्ट किए थे जिसमें छोटा राजन भी अरेस्ट हुआ था. दिल्ली में किस टाइप के ज़्यादा क्राइम होते हैं? उसने उसके साथ रेप करके उसे मार दिया होता और उसके टुकड़े जो हैं उबाल के उसके खून उसका निकाल के उसे पिलाया होता है. बॉलीवुड में क्राइम एक लेवल का अलग होता है. आप सुशांत सिंह राजपूत का आप सुसाइड केस ले लो, जहाँ पर कोई भी अपराध हुआ, अपराध स्थल कभी बोलता नहीं है, लेकिन एक अच्छा डिटेक्टिव, एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव वहाँ की सारी आवाज़ सुन लेता है. कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है? क्या क्या हो रहा है देश में जो लोगों को पता लगना चाहिए, जो लोग घर पे बैठे हैं और सोचते हैं कि यार सब कुछ तो सही है. हर क्रिमिनल जब क्राइम करता है ना तो उसकी एक सोच होती है. क्रिमिनल एक सोचता कैसे है? क्रिमिनल की अगर सोच को पढ़ते हैं तो क्रिमिनल कौन है और वो क्रिमिनल कैसे बना और उसको क्रिमिनल बनने के लिए क्या बेसिकली उसके माइंड में आया कि वो क्रिमिनल बन गया. कि आज की डेट में आप देखोगे इतने लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके पास नौकरियां कम है, राइट. तो उनके दिमाग बहुत तेज चलते हैं कि कैसे पैसे बनाए जाए, कैसे काम किया जाए. तो वाइट कॉलर क्राइम आ जाता है, फाइनेंसेस कैसे इंक्रीज किए जाए, राइट. तो कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए, साइबर क्राइम्स आ जाते हैं. इनकी सोच कैसी होती है, किस उम्र के ये लोग होते हैं. ये सारे उम्र 35 से नीचे के लोग होते हैं जनरली. मतलब कि 25, 20, 25, 30, 35. इनको एकदम एक चीज कमानी है, राइट. अगर इनको लगता है कि इस प्रोफेशन में बैठ के मैं 1-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ आराम से महीने के, तो सबसे पहले उस प्रोफेशन में घुसते हैं ये, राइट. अब ये असेस करते हैं इंडिविजुअल को जिसके ऊपर इन्होंने क्राइम करना होता है, राइट. उसके घर में क्राइम करना होता है या कुछ करना होता है, उसके साथ इनकी दोस्ती कैसे होती है, ये कैसे उस फैमिली तक घुस जाते हैं, कैसे वो सारी चीजें निकालते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है. उसको माइंड को स्टडी करना. क्रिमिनल सबसे पहले जो है इंडिविजुअल को स्टडी करता है, जिसको उसने टारगेट जिसको करना है. टारगेट है, जो टारगेट है, जो विक्टिम है, उसको सबसे पहले वो करता है कि विक्टिम ऐसा क्या चीज है. अच्छा, ये सुबह पार्क में घूमने जाता है, ओके. ये फिर किसके साथ बैठता है, अच्छा ये जूस भी पीता है, बाद में ये शिकंजी पीता है, अच्छा ये वॉक करके आता है, ये गाड़ी लेकर आता है, इसके साथ और कौन कौन घूम रहा है. वो सारी चीज सुबह से लेकर शाम तक क्रिमिनल उसको नोटिस करता है, जो लोगों को समझ में नहीं आती, राइट. और वो जो बंदा जो विक्टिम है उसने अपने कौन कौन से राज किस किस को बताए हुए, राइट. और किस तरह से आज मुझे ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये फैमिली के साथ ये इश्यू चल रहा है, अच्छा मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, ये दिक्कत है. तो वो सारी चीजें मैनिपुलेट करता है, फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करता है. मतलब जैसे एक बंदे ने किसी घर के अंदर वो लेना था, रेंट पे एग्री, उसने देखा कि ये बुजुर्ग आदमी है, राइट. ये अकेला रहता है, इसके बच्चे बाहर हैं. ये एक रियल केस बता रहा हूँ, बच्चे बाहर हैं इसके. उसने क्या किया, पहले उस अंकल से अपनी दोस्ती यारी की. कैसे? उसके घर के पास ही अपना घर लिया किराए पे, अच्छा. हस्बैंड वाइफ ने, ठीक है कि नहीं. जबकि वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे. मजेदार बात, वो दोनों क्रिमिनल थे. दोनों ने, उसने चूड़ा पहन लिया, उसने सब कुछ कर लिया उसके घर. अब जब अंकल मॉर्निंग वॉक जाते थे, ये भी वॉक जाते थे. उनके साथ साथ धीरे धीरे इनका अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, राइट. चीजें आदान प्रदान स्टार्ट हो गई. फिर एक जो है आपस में उठना बैठना स्टार्ट हो गया. अब अंकल अकेले हैं, ठीक है यार, उन्होंने अपने 4 मंजिल में किराए पे चढ़ाए हुए हैं सारे. 3 मंजिल उन्होंने किराए पे चढ़ाई हुई है, 1 मंजिल में वो खुद रहते हैं. अब उनको सेट करना कि कौन कौन से कब को बंदे जा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं. बच्चे बाहर बैठे, बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं है. अंकल ने अपनी सारी चीजें बतानी स्टार्ट की, सब कुछ किया. जब हमारे पास ये चीज आया, क्योंकि उस अंकल ने उसको घर लाके दे दिया, अंदर घर लाके अपना एक खाली करवा लिया एक बंदे से, और वो घर उनको दे दिया किराए पर रहने के लिए. किराए पे. अब धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. दूसरे बंदों को भी बाहर करवाने के तरीके अपना लिए, सब कुछ कर लिए, क्लोज इतने हो गए. अब अंकल अपने बेटों के ही एंगेस्ट हो गए, बच्चों के एंगेस्ट हो गए जो बाहर बैठे हुए हैं, कि उन्होंने, तुमने ये नहीं किया, तुमने. उनके अंकल की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज, उनके बैंक अकाउंट, उनकी सारी चीजों पे हस्बैंड वाइफ ने कब्जा कर लिया. जबकि वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो क्रिमिनल है, राइट. उनका मोटिव क्या है,
हमारे पास कौन आता है? ना अंकल आते हैं, ना अंकल के बच्चे आते हैं। क्रिमिनल तो आएगा नहीं अपनी जांच करवाने के लिए, तो हमारे पास कौन आता है? सोच की बात, हमारे पास उसके टेनेंट आते हैं, जिनको निकलवाया जा रहा था। जिनको निकलवाया जाए। टेनेंट मिल के मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि पुरी साहब ये चीज है, तो इसको कैसे करेंगे। जब हम सारी हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे सारी चीजें निकालते हैं, जब उनकी सारी हम चीजों को चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है यार ये तो दोनों क्रिमिनल, ये तो शादीशुदा ही नहीं है दोनों। ये तो एक यहाँ पढ़ता था, एक यहाँ था, ये यहाँ रहते थे, ये इसका परिवार है, ये इसका वो चीज है, ये पहले इस जगह पर रहते थे, अब इसने यहाँ पर घर ले लिया है, ये चीज कर लिया, वो चीज कर लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी को अब तो खाली करके दिखा। You see, this is a mind of a, you see, you have to read not only the mind of a victim, you have to read the mind of a criminal also, कि उसका बेसिक मंशा क्या है। पढ़े लिखे बंदे, इंटेलिजेंट बंदे, यंग एज के बच्चे, राइट, ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार ये तो अब निकाल नहीं पाएगा, नहीं निकाल पाएगा तो ये हमारी चीज है। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था उस रेंटल का, जिस जगह पे बैठे थे, अब वो प्रॉपर्टी उनकी है, ये वे निकाल समझ के बैठ गए थे वो। तो ये टेनेंट से मिलके उनके साथ सारी की, पुलिस में कंप्लेंट हुई, सब कुछ, फिर पुलिस ने एक्शन लिया, हमारे साथ सारी मदद की, हमने सारे प्रूफ दिए, अकॉर्डिंगली उसको फिर अंकल को समझ में आई। अंकल तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है। जब उसके बच्चों को बाहर पता चला तो इमीडिएटली फ्लाई करके वो इंडिया में आ गए। उन्होंने हमको लिटरली, इनफैक्ट दे हैव पेड अस अ हैंडसम अमाउंट इस चीज को करवाने के लिए। नाउ द थिंग इज दिस कि जब आप किसी क्रिमिनल को स्टडी करते हो, जब आप क्रिमिनल को समझते हो, तभी आपको पता चलता है सबसे पहले क्रिमिनल, फिर विक्टिम। विक्टिम कैसे विक्टिम बना, उसके पीछे किसी का मुद्दा क्या था, ठीक है, कि उसी को टारगेट करें, क्यों उसको टारगेट किया गया। मेरा सवाल ये है कि एक क्रिमिनल जो ये इन्हीं दोनों का केस पकड़ लेते हैं, ठीक है, अब इन दोनों ने स्पेसिफिकली इन अंकल को कैसे ढूंढा कि ये अंकल हैं यहाँ पे? उनको भी तो किसी ना किसी ने टिप दी होगी ना। उनको किसी ने टिप दी या उनको किसी ने टिप नहीं दी, ये बंदे तो घूमते रहते हैं। बट ऐसा तो बड़ी किस्मत की बात है ये भी कि किस्मत की रैंडम बात कहीं पे अंकल मिल गए। नहीं, रैंडम नहीं है ये चीज, क्योंकि ये लोग ये देखते हैं कि किस मोहल्ले के अंदर कौन से लोग अकेले रहते हैं। अब जैसे हर उसमें प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आजकल तो सब मैजिक ब्रेक और उस पे है, लेकिन तब भी प्रॉपर्टी डीलर हैं। हाँ, अभी भी है। प्रॉपर्टी डीलर ने खुद उनके साथ वो कर रखा है, टाई अप। नाउ द थिंग इज दिस, व्हाट बेसिकली क्रिमिनल ये स्टडी करते हैं कि कोई ऐसा घर मिले जो किसी बुजुर्ग आदमी को हो, जिसकी ना बीवी हो, बच्चे उसके बाहर हो, और हमें वही मकान चाहिए जहां वो रहते हो खुद भी। तो जब वो मार्केटों में घूमते हैं, जब वो स्टडी करते हैं, तब इस अंकल के बारे में पता चला। जब इस अंकल के बारे में पता चला तो इन्होंने सारी रूपरेखा बनाई, इन्होंने दूसरा घर किराए पे ले लिया अंकल के घर के पास, रोज इंटरेक्शन करने के लिए, रोज इंटरेक्शन कर, क्योंकि उनके साथ घूमना, उनके साथ जाना, उनके लिए चीजें लेकर आना। ये मेरी वाइफ बड़ी अच्छी चीज बनाती है अंकल, आप खाइए। कैसे एक इंसान तक पहुंचने के लिए आप पूरी प्लानिंग करते हैं। तो ये पूरे प्लानर्स होते हैं, इनका दिमाग चलता है। इनका दिमाग क्राइम करने से पहले उस क्राइम की पूरी जांच कर लेता है, पूरी रूपरेखा बना लेता है कि मुझे ये क्राइम करना है तो इसमें मुझे बेनिफिट क्या होगा, हमें फाइनेंस का क्या बेनिफिट। आज उस मकान की, उस फ्लोर की कीमत 8 करोड़ से ऊपर है। एक मकान, एक फ्लोर की कीमत 8 करोड़ से ऊपर है। 3 हथियाने के चक्रों में थे वो। 3 तो एक अंकल के थे और 3 उसके थे। हाँ। दैट इज अ थिंग। उन्होंने बच्चों के नाम किया ही नहीं हुआ था कुछ। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे ये जगह खाली, ये है अंकल यहाँ पर ऐसे ही घूमते हैं। अब जैसे पार्क में गए, सब कुछ किया उन्होंने, सारी स्टडी की, सब कुछ किया, फिर धीरे 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 उन्होंने पूरा प्लान बना लिया। कोई है, कोई जगह है, तभी तो वहां पर भी ले लिया घर। सही बात है, राइट, दैट इज ऑल्सो देयर कि कौन सा ऐसा आदमी है जो अपना मकान देना चाहते हैं। आजकल क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लालच, एक एज अ ओनर भी लालच आ जाता है, राइट, यार पेइंग गेस्ट रख लेता हूं मैं। कोई एक क्राइम सीन मुझे समझाओ एग्जैक्टली वहां पे एज अ डिटेक्टिव क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आपके फर्स्ट मोमेंट में एकदम ध्यान में आते हैं कि ये चीजें तो हमें पकड़नी चाहिए। आई एम सॉरी मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें। आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है। और थैंक यू, योर्स ट्रूली नितिन बजाज। आई लव यू ऑल। देखो, जब भी कहीं पर कोई भी इंसिडेंट या वारदात होती है तो हमारा सबसे पहले उस जगह पर विजिट होता है, हम्म ठीक है कि नहीं। हम्म और जैसे एक डायरी होती है, हमारे हाथ में एक डायरी होती है, जैसे खून से लिखे हुए शब्द होते हैं, चुपचाप, यू आर अनजान, आपको कुछ नहीं पता, आप सारी चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हो। यहाँ पर वह हत्या हुई, यहाँ पर मर्डर हुआ, या यहाँ पर लूट हुई, तो कैसे लूट हुई, किस किस चीज़ों को मिटाया तो नहीं गया, उसको सबसे पहले जो है वो पूरी की पूरी उस बाउंड्री पे कोई बंदा अंदर तो नहीं घुसा, सबसे पहले किसने देखा था इस क्राइम को, राइट। अगर हुआ तो सबसे पहले किसने एंट्री की, उसने कैसे दरवाजा खोला था, उसने क्या किया, और किस किस को बताया, किस किस ने किस किस चीज़ों को हाथ लगाया, उन सबको हम सिक्योर कर लेते हैं। और फिर सबकी फोटोग्राफी और वीडियो बनती है, राइट, इमिजिएटली। फिर अगर कोई मर्डर हुआ है तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें देखा जाता है कि किस तरह से हुआ। फिर वो बंदे ने अगर फांसी लगा ली या असैसिनेशन हो गया तो क्यों हुआ, अगर कोई थेफ्ट हो गया तो क्यों हुआ, किस बेस पे हुआ, कौन कौन उनके सर्वेंट थे, क्या क्या मिला हुआ था, ये सारी वारदात काम आती है। एनालाइज करना, एक एक चीज को, विजिलेंट होना, दिमाग अपना लगाना, और ये सारी चीजें चेक करनी कि भाई हमने क्राइम जहां पर हुआ है, क्राइम जहां पर अकड़ हुआ है, उस पूरे को हमने सीज कर दिया कि वहां पर किसी की एंट्री ना हो अंदर, वहां पर कोई दरवाजा ना खोला जाए, ठीक है कि नहीं, किसी भी तरह से कोई चीज की एंट्री ना हो। कभी कभी तो क्राइम ऐसे हो जाता है कि चीजें अंदर से निकल जाती है कमरे से, राइट, अलमीरा में से, अलमीरा बंद की बंद रहती है। पेरेंट्स जब बाद में कभी चेक करते हैं तो कहते हैं यार हमारा तो इतने लाख रुपया नहीं था। ऐसे कैसे हो जाता है? पर मुझे याद आता है, देयर इज अ वन केस जो हमारे पास आया, राइट। उस केस के अंदर क्या था कि एक आदमी जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, काफ़ी पैसे वाला बंदा है, ठीक है कि नहीं, वो बंदा हमारे पास आता है और हमें बोलता है कि ऐसे ऐसे पुलिस साहब आपसे मुलाकात करनी है और ऐसे ऐसे मेरे घर में चोरी हो गई। तो मैंने कहा चोरी कितने की है? तो कहते हैं जी 20 लाख की चोरी है। हम्म तो मैंने कहा 20 लाख में कैश कितना है, वो ज्वेलरी कितनी है? तो कहते कि ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी है, ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी है। कैश मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 1-1.5 लाख रुपया मैक्सिमम, सारी ज्वेलरी है, ठीक है हमारी। जब हम आए तो हमने उससे ये पूछा कि भाई तुम कहीं बाहर गए थे? कहता हाँ। मैंने कहा कब गए थे? कहते हम इस दिन को, इतने दिन, 5 दिन के लिए हम बाहर गए थे। कहते ओके, तो 5 दिन के लिए जब आप बाहर गए थे, राइट, तो तब आप अलमीरा को आपने लॉक किया था, जिस अलमीरा में हुआ था ये सारे वारदात, जहाँ पर पड़े हुए थे आपके लॉकर्स में सारी चीज़ें पड़ी हुई थी? कहते नहीं, हमने तो, मेरी वाइफ ने तो 1 महीना पहले भी चेक नहीं किया था, और हम वापस आ गए उसके बाद भी हमने 15-20 दिन तक चेक नहीं किया। अभी एक फंक्शन में जाना था तो ज्वेलरी को निकालने के लिए उसमें से निकाला तो ज्वेलरी है ही नहीं, पड़ी, काफी पड़ी हुई है, हाँ हाँ लेकिन कुछ ज्वेलरी नहीं थी। हम्म तो हमने जब उसको सारा असेस किया तो हमने कहा यार ये 20 लाख के आसपास की तो चोरी है, अलमीरा बंद है, सब कुछ बंद है। अब एज अ डिटेक्टिव आप क्या करोगे? आप उस साइट पे सबसे पहले विजिट करोगे, राइट। आपका क्या उद्देश्य होता है कि उस चीज को पकड़ना कि ये वारदात कैसे हुई, राइट। हमने सबसे पहले उस साइट पे विजिट किया। जब उस साइट पे विजिट किया, वहां पर, ठीक है, फोटोग्राफ्स लिए गए, फोरेंसिक की गई, राइट, कि किसी ने खोला तो नहीं था, किसी ने कुछ तो नहीं किया। अलमीरा, अलमीरा तो खुलती थी, अलमीरा तो खुलती थी, राइट, लेकिन लॉकर जो उसके अंदर था वो खुला कि नहीं खुला, उसके ऊपर फोरेंसिक से फोटोग्राफ्स वगैरह सारी निकाली, सब चीज देखी, किसी के निशान, किसी के हाथों के निशान, कुछ हमें नहीं मिला। हम्म इसका मतलब एक प्रोफेशनल थीफ था ये बंदा, अच्छा उसका मालूम था कि कल को अगर ये चीज हुई तो बेसिकली मेरे उंगलियों के निशान आ जाएंगे वहां पर, राइट। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हुआ कि उनके सर्वेंट्स कितने हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उनके पास 3 तो 24 आवर्स के सर्वेंट थे
और 2 उनके पास ड्राइवर थे, राइट। 2 ड्राइवर्स की ड्यूटी थी, वो सुबह आते थे और रात को चले जाते थे। और एक ड्राइवर जो है वो, दोनों में से एक ड्राइवर जो है 1 हफ्ता रात को रुकेगा, अगले हफ्ते दूसरा ड्राइवर रुकेगा रात को, समथिंग लाइक दिस। इट वाज देयर सेटलमेंट, ऑल दिस थिंग दे हैव डन इट। अब सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, सीन को सारा देखा जाता है, सब कुछ फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, राइट। सिस्टम को एनालाइज किया जाता है, इनके घर में कौन कौन लोग हैं, किस तरह का बिजनेस करते हैं ये लोग, कितनी दफ़ा लास्ट इन्होंने ज्वेलरी कब पहनी थी, इनके घर में कौन कौन आया था, राइट। इनके घर में कौन कौन लोग रहते हैं जो इस घर के अंदर हैं। अच्छा, इस कमरे का एक्सेस किसके पास है, इस कमरे में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये वारदात एक ऐसी हुई थी जो बंद अलमीरा में से सामान निकल गया और किसी को पता नहीं था। इवन जो विक्टिम थे उनको ही नहीं पता था कि हमारी चोरी हो चुकी है। उनको भी 1 महीने बाद पता लगा उनको, और उससे पहले भी 1 महीने पहले ही उन्होंने देखा होगा, उन्होंने ये भी चीज कमिट किया, तो 2 महीने हो गए, ठीक है। वो रहने 5 दिन के लिए बाहर गए थे वो, ठीक है। नाउ अब सिस्टम कहाँ से सारा निकला, जब सारी चीजों को एनालाइज किया, जब हमने इंटेरोगेशन स्टार्ट की, जब हमने सारे सिस्टम, पुलिस में FIR गिरी, राइट। पुलिस में जब FIR गिरी तो पुलिस से सारा पूरा इंटरेक्ट किया, ठीक है। हर एक बंदे को एनालाइज किया। वहां पर उनके घर में CCTV लगे हुए थे, राइट। अब CCTV लगे थे, अब वो CCTV तो बंद था, CCTV तो बंद था, किसी ने बंद किया था, CCTV तो बंद पड़ा हुआ था, राइट। अब जब हमने उनसे पूछा कि CCTV का कंट्रोल तो आपके पास है, तो आपने ये चीज चेक नहीं की कि CCTV कब बंद हुआ? कहते नहीं, हम कभी देखते ही नहीं। एक नाम का CCTV लगा हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो हमने आसपास पूरी एक हमने रेकी की, हमने कहा कि ऐसा कौन सा कैमरा है, ये वारदात जो है गुड़गांव की है, राइट। तो हमने आसपास रेकी की और हमने पता कि ये ऐसा कौन सा कैमरा है जो इनके घर तक कोई बंदा जाए तो वो पता चल जाए। तो हमें एक बंदे का कैमरा मिल गया वहां पर। जब हमने उनसे सारी इंटरेक्शन की, पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, फिर पुलिस वालों का दबाव आया तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उसके पूरी रील्स को चेक किया तो 2 बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर एक दिन वहां पर रात को आए। उन्होंने पूरा अपने आप को कवर कर रखा था, एवरीथिंग वाज, मोटरसाइकिल के नंबर्स वगैरह भी विजिबल नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। ऐसे ऐसे उनके घर में आए। जब हमने पूरा 1 महीने का पूरा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि वो बंदे ना तो कभी पहले आए ना कभी बाद में आए, उसी टाइम पे आए थे। अच्छा, एक ही बार आए थे वो, एक ही बार आए थे, एक ही दिन आए थे। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारी किस्मत अच्छी थी, ये वही दिन था जब वो 5 दिन बंदे बाहर थे, राइट। अब ये तो पता चल गया कि क्रिमिनल कौन है, लेकिन आपके पास अभी तक ये नहीं पता चला कि एक्चुअल में क्रिमिनल कौन है, आइडेंटिटी क्या है उनकी। हाँ, आइडेंटिटी क्या आपने बताया। जब 2 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पे, 10 मिनट के लिए अंदर गए, बाहर आ गए, इसका मतलब दे वर हैविंग द कीज। अगर उनको ज्यादा टाइम लगता तो इसका मतलब उनके पास या तो वो सर्वेंट्स के साथ थे, ठीक है कि नहीं, या कौन है इनकी फैमिली के अंदर ऐसा बंदा जो ये काम करवा सकता है, राइट। हमने जब सारा डिस्कस किया तो हमें पता चला कि 1 महीने पहले उन्हीं का कोई कजन उनके घर में आया था, वो वहां पर 1 महीना रुका था, राइट। अब जब हमने सारे सिस्टम को एनालाइज किया, उसको पूछा कि इसका क्या मोबाइल नंबर है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, पुलिस वालों के साथ बैठ के सारी चीज़ों को एनालाइज किया, लोकेशन को ट्रैक किया, उन्होंने कब कब क्या क्या बात की, तो हमें 2 नंबर आगे नजर आ गए जिनके उस समय उनके साथ वार्तालाप थी, उसी टाइम पे, ठीक है, उस 5 दिनों के अंदर पहले भी थी, बाद में भी थी, राइट। और वो नंबर्स में हमें वार्तालाप, हमें समझ में आ गया कि ये, अब हम लोकेशन से ट्रैक कर रहे हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि हम किसी की लोकेशन या CDR को चेक कर सके, राइट। ये पुलिस का राइट है, ये हमारा राइट नहीं है। अगर केस रजिस्टर्ड है तभी हम काम कर सकते हैं, नहीं तो हम काम भी नहीं कर सकते, हम पकड़ भी नहीं सकते, ना थेफ्ट पकड़ सकते हैं, ना मिसिंग पर्सन पकड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपने इंटरेक्शंस रखने पड़ते हैं। FIR डलवाई, FIR जिस थाने में गिरी उसके SHO से बात हुई, ACP से बात हुई, DCP से बात हुई, तो सारे क्राइम की सारी इंफॉर्मेशन आई, तो उन्होंने वहां पर वो चीज हमें मुहैया कराई।
उनके कंप्यूटर पे होता है सब कुछ, सारा सिस्टम होता है। जब कंप्यूटर पे चेक किया, उन 2 बंदों का जब किया तो लोकेशन उनके घर की मिल गई। ओह, जब लोकेशन उनके घर के मिल गई, जब उस बंदे को बुलाया गया तो उस बंदे ने इस कमिट कर लिया 15 लाख रुपए तक। देवर बिन एग्रीड कि यस मेरे पास 5 लाख खर्च हो उस गया, कजन ने। उस कजन ने। हाँ, तो ये चीज मतलब घर का ही बंदा था जिसने घर वो का ही चोरी की थी। बंदा था, और हमारा डायरेक्शंस में हमें पता ही नहीं था, ना उनको पता था क्या चीज थी। जब उनको पता चला तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई। अब उन्होंने उसको जेल में भेजा, नहीं भेजा, क्या किया, दैट इज देयर आउटलुक। तो नाउ थिंक दिस की जो डिटेक्टिव होता है, जब तक वो क्राइम सीन की एक बारी रेकी नहीं कर लेता है, जब तक वो सिस्टम को समझ नहीं लेता है, और जो वारदात हुई वो किसने की वारदात हुई, किसी का मोटिव था, उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं थी, या कौन कौन उनके घर में आया था, क्या हुआ था, वो सारी चीज को एनालाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। अगर आप विक्टिम को एनालाइज कर लेते हो तो आपका क्राइम भी साथ साथ में आप उसको सॉल्व कर देते हो। वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी चीज है जो मैं आज आपको बोलता हूं, अपराध स्थल जहां पर कोई भी अपराध हुआ, अपराध स्थल कभी बोलता नहीं है, अपराध स्थल कभी बोलता नहीं है, लेकिन एक अच्छा डिटेक्टिव, एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव वहां की सारी आवाज सुन लेता है, राइट। वहां का स्थल तो आपको नहीं बोलता कुछ भी, लेकिन जब आप उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, जब उसका एक सिस्टम बना लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पत्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब पत्ते खुलते हैं तो सारी चीजें आपके फेवर में आ जाती है, राइट। देयर इज बिकॉज हर क्रिमिनल, हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। मुझे याद आता है 2011 11 जून की बात है, एक मिड डे न्यूज़पेपर, हम्म। इनके रिपोर्टर थे मिस्टर जेडे, अच्छा। राइट। जेडे साहब का दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है, राइट। बाइकर्स बाइक पे होते हैं, शूट आउट कर देते हैं। शूट आउट कर देते हैं। मुंबई में एक जगह है दैट इज कॉल्ड पोवई, हम्म। राइट। या पोवई आईआईटी के में पास। हीरानंदानी, हाँ। पोवई के पास, पोवई में उनका मर्डर हो जाता है। अब एक आक्रोश सा फैल जाता है पत्रकारों के बीच पे, सरकार को लेकर, कि हमारी क्या सिक्योरिटी है। अब जब हम सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, हम्म। तो हम विक्टिम को एक बार स्टडी करें, तो विक्टिम ने क्या किया ऐसा जो विक्टिम को, पत्रकार तो बहुत होते हैं, सही बात है। पत्रकार एक तो नहीं है ना, पत्रकार वो ही वॉज अ क्राइम रिपोर्टर। हम्म। क्राइम रिपोर्टर की लाइफ दूसरे रिपोर्टर से ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि वो क्राइम को एस्टेब्लिश करता है, वो क्राइम को बताता है, वो सारी चीजें पब्लिक के सामने डोमेन में लाता है, पब्लिक डोमेन में लाता है, ठीक है। उसी तरह से डिटेक्टिव का भी है। जब जेडे साहब की डेथ हो जाती है, जब जेडे साहब का मर्डर हो जाता है, जब उनको दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, तो सारी जब स्टडी की जाती है, तो स्टडी ये होती है छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम, राइट। इनके बारे में ये कुछ कवर कर रहे थे, और इन्होंने एक छोटे राजन का लेख भी पब्लिश कर दिया था, आर्टिकल लिख दिया था उन्होंने। आर्टिकल आ गया था। अब छोटे राजन को लगा कि दाऊद इब्राहिम का काम हो सकता है, वो मेरे एंगेस्ट है, ये दाऊद इब्राहिम का काम हो सकता है, उसको लगा। इसके बेस पे, राइट, ये काम हो गया। जब पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन, मुंबई पुलिस ने की, बेस्ट आज की डेट में मैं तो ये बोलता हूँ, नो डाउट दिल्ली की पुलिस भी बेस्ट है, सारी पुलिस हमारी इंडिया की बेस्ट है, कि मुंबई पुलिस इज अ बेस्ट पुलिस। अच्छा। इन मामलों में उन्होंने इस चीज की रिसर्च की सारी, ठीक है कि नहीं। उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई वो नहीं है किसी डिटेक्टिव की हेल्प लेने के लिए। उस समय जब वो सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, सारे सिस्टम को किया जाता है, छोटे राजन का ये पता चलता है कि उसको, जैसे ये दाऊद इब्राहिम ने मेरे खिलाफ आर्टिकल करा, हाँ। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी एक और होती है। वो आर्टिकल तो एक आता है, लेकिन जेडे साहब जो हैं, राइट, जिनकी उम्र एक 56 साल की थी, सिर्फ 56 ईयर में उनका मर्डर हो गया था, राइट। वो बंदे एक बुक लिख रहे थे
गैंगस्टर के ऊपर। हम्म, अब उनको ये हो गया कि यार ये गैंगस्टर की बुक अगर आ जाएगी तो सारा काम तो खराब हो जाएगा, एक्सपोज कर देंगे तो एक्सपोज कर देंगे, ये तो सारी चीजें बता देंगे, तो यार इनको हटवा दो। हम्म, पुलिस ने 11 बंदे अरेस्ट किए थे, जिसमें छोटा राजन भी अरेस्ट हुआ था। और छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी इस केस के अंदर, हम्म, और दूसरे बंदों को भी जेल लाइफ हुई थी, टाइम, हाँ, राइट, दूसरे बंदों को भी जेल हुई थी। यू सी, क्राइम का मोटिव जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्रिमिनल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्रिमिनल जो होता है, अगर हम उसकी ज्योग्राफी की हम सोच बात करें, कौन कौन से एक्ट कौन कौन से करते हैं, अगर हम एक ज्योग्राफिकल अगर हम क्रिमिनल की सोचते हैं कि क्रिमिनल कहाँ रह सकता है, ये तो क्रिमिनल डिफरेंट थे, राइट, लेकिन जो आम वारदातें होती हैं, चोरी की वारदात होती है, कुछ होती है, उसमें हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं जैसे तो आप हम क्राइम कैसे, सीन पे गए, आपने देखा कि इसमें आसपास में कहाँ से हो सकती है चोरी है, हाँ, ना तो ज्योग्राफिकल एरिया जो भी क्रिमिनल होगा, ना तो वो इतना पास होगा, ना वो इतना दूर होगा, वो एरिया एक ऐसा चूज करेगा, उसके इलाके में चोरी क्यों नहीं हो रही। तो अगर वहां पर हम गश्त तेज कर देते हैं, रात की गश्त को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगा देते हैं, पान वालों को हम पकड़ लेते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसने अचानक अपनी सिगरेट पीने का स्टाइल चेंज कर दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर पहले चार मीनार पीते थे, अब क्लासिक पी रहे हो, या आप दूसरी सिगरेट लेनी स्टार्ट कर दी जिसकी कीमत थी 25 रुपए 30 रुपए एक सिगरेट की कीमत है, राइट, पैसा आ गया आपके पास, आपने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। वो सबसे पहले खबर किसको जाती है? पान वाले को, पान वाले, जो आसपास होते हैं पान वाले, राइट। इसमें कौन कौन बंदा ले रहा है, क्या चीज है, किसने क्या क्या लेना स्टार्ट किया था, क्या डिस्कशन हुई थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडर कवर के थ्रू मिलती है। अंडर कवर ये सारे काम करता है। इतने डिटेल में जाते हो आप? डिटेल में जाना पड़ता है अगर आपको लाइफ टाइम के लिए किसी को सेव करना है। ऐसे और कौन कौन सी चीजें आपने पुराने केसेस में क्लूज पकड़े हो जिससे आपको एक इंटेंट पता लग गया हो या बंदे के बारे में पता लग गया हो कि ये है वो, और इससे पता लगा हो? एक बंदा एक बैंक में पियोन था, अच्छा, राइट, उस बैंक में उसी का जो भाई था वो टॉप मैनेजर था, राइट, ब्रांच अलग अलग थी, अच्छा, ब्रांच अलग अलग थी, वो पियोन था, वो मैनेजर था, वो टॉप मैनेजर था। बड़े भाई को नहीं पता कि छोटा भाई क्या कर रहा है जो पियोन है, अच्छा, और छोटा भाई का लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो जाता है, पियोन का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे आपने पूछा हाँ 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 क्या कर दिया, घर वो उसी में रह रहा है, हाँ, लेकिन अब उसने कपड़े बढ़िया पहनने स्टार्ट कर दिए, टैक्सी हायर करने स्टार्ट कर दी, छोटी से छोटी जगह में जाने के लिए भी परमानेंट उसके पास अब टैक्सी होती थी। अच्छा, यू आर गेटिंग मी? सो उसने जैसे उबर को हायर कर लिया तो उबर 24 आवर्स के लिए उसने हायर कर दिया, अच्छा, ठीक है। अगर कोई बढ़िया गाड़ी ले ली, ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने उसको बोला विद ड्राइवर मुझे आप ये गाड़ी प्रोवाइड कर दो। ही इज गोइंग टू कानपुर, ही इज गोइंग टू लखनऊ, ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, ही इज गोइंग टू चंडीगढ़, ही इज गोइंग टू जयपुर, उस गाड़ी में। नाउ जब वो पियोन के लिए ऑफिस में आता था तो उसकी नॉर्मल होती थी, जब उसके ऊपर सारी वॉच की गई, जब इतने फाइनेंशियली फ्रॉड्स हो रहे थे बैंक के अंदर, जब हमें ये सारी चीजें पता की, तो हमने जब सारी चीजें निकाली तो 3 आदमियों को हमने टारगेट किया। 3 आदमियों में कैशियर भी था, 3 आदमियों में एक क्लर्क भी था और एक पियोन था, ठीक है। उन दोनों ने अपनी पूरी आइडेंटिटी वैसी रखी हुई थी, सिर्फ पियोन ने अपनी आइडेंटिटी, ये क्या हुआ इसको, इसके पास ऑल ऑफ अ कहाँ से सडन गए? इसने क्या कैसे हो गया? भगवान की कृपा है, सब कुछ है। तो वो फ्रॉड अब कर रहा था? वही फ्रॉड कर रहा था, और उसी से जब उसको पकड़ा, जब उसको सारी चीजें की, तो उसने 2 बंदों के नाम कर दिया, तीनों बंदे जेल में। सो दिस इज हैपेंस कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। उसने 5 स्टार में रुकना स्टार्ट कर दिया। इमेजिन, वो बंदा जो एक पियोन है वो 5 स्टार में रुक रहा है। वो अगर सपोज XYZ जगह पे जा रहा है, अगर वो चंडीगढ़ जा रहा है, तो चंडीगढ़ में वो उसका घर है रिश्तेदार का, उसके घर नहीं रुक रहा, 5 स्टार में 5 स्टार में रुक रहा है। उनको इनवाइट कर रहा है कि आप आओ, हम डिनर आज यहाँ करेंगे। वाह, तो दिस इज कॉल्ड ऑल दिस थिंग, जो हमने सारा ट्रैक किया पिछला। हाँ, तो जब तक आप पीछे का ट्रैक नहीं करोगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, क्योंकि कई ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके बैंक में लाखों रुपए पड़े होते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता, और इन लोगों के पास एक्सेस होता है, एक्सेस होता है। अब एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में तो इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट मिल जाता है, करेक्ट,
एक करंट अकाउंट होता है। कोई करंट इंटरेस्ट नहीं अकाउंट में होता। अगर लाखों रुपए पड़े हुए हैं तो अगर उसमें से 5-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए इधर से उधर हो भी गए तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। हाँ, आइडिया भी नहीं लगता कभी कभी आइडिया तो। भी वो शो ही नहीं होगा हम्म कि वो निकल गया पैसा। हम्म उसके हिसाब से पैसा है। जब पैसा चाहिए होगा तो किसी दूसरे के अकाउंट में से उस अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा। ये मोटे से प्रिंटी देखो ना, हाँ। कौन कौन बंदा सेट कर सकते हो तुम, कौन से बंदे को सेट कर सकते हो, कितने तक का अमाउंट चाहिए आपको, राइट? दैट इज ऑल्सो देयर। इट वाज अ वेरी फेमस केस विच वी हैव सॉल्व्ड इट। क्रेजी। आपने क्यों बोला कि मुंबई पुलिस इज द बेस्ट? मुंबई पुलिस इसलिए बेस्ट है कि मुंबई पुलिस जो है एनालिटिकल पावर उनमें बड़ी स्ट्रांग है। जब वो आपसे डिस्कस करते हैं तो इट इज नॉट दैट कि दे आर ओनली बीन दे आर इनटू द पुलिस सो दे आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, दे आर डिस्कसिंग विद यू, they are taking lot of precautions, right? When they are discussing, they are going into depth and they wanted that कि this case should be solved. मुंबई पुलिस अपना पूरा डिपार्टमेंट, उनके पास अंडर कवर भी स्ट्रॉन्ग्स हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके पास डिपार्टमेंट में भी बहुत स्ट्रांग है, राइट? अंदर भी। और वो सारी इंफॉर्मेशन किसी से बात करते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं, तब जाके पूरी डिस्कशंस होती है उस चीज के ऊपर। और वो उनका मोटिव होता है कि किस तरह से क्राइम को सॉल्व किया जाए। दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स। जब आप एज अ डिटेक्टिव किसी को इंटेरोगेट करते हो, राइट, कोई स्पेशल तरीका होता है किसी से सवाल पूछने का? किस किस तरीकों को ध्यान में रखते हो इंटेरोगेशन करते टाइम? केस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई थेफ्ट का केस होता है हाँ। तो आप जो है सस्पेक्ट्स जो होते हैं, राइट, उनको साथ आप इंटेरोगेट कर लो या डिस्कशन कर लो किसी भी तरह की। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उससे डिस्कशन करते हैं लंबी, कि वो क्यों कराना चाहता है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या चाहता है इसमें, राइट? जब हम उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली के, हम तो देखो सबसे पहले एक होता है ना, आदमी किसी को चोर बोलता है तो सीधे उसे उसी भाषा में बात करेगा, हाँ तू चोर है, तूने ये किया, तूने। हमारा ये काम नहीं होता। हमारा काम होता है उसके साथ प्यार से बैठना, उसके साथ डिस्कस करना, उसकी फैमिली के बारे में पूछना, उसके बच्चों के बारे में पूछना, उसके एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पूछना, राइट? तो हम सारी डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? वारदात वाले दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ, उससे पहले कब हुआ, तुमने कभी किसी से इस चीज के बारे में तुम्हारी कोई किसी से कोई डिस्कशन हुई नहीं हुई, आपस में तुम्हारी किसी बंदे से डिस्कशन हुई तो मुझे बताओ। सारी चीजें जो है उनसे हमने बातचीत की। अच्छा, तुम्हारी इन 5 लोगों में से किससे बातचीत हुई है आपस में इस वारदात के बाद? किसी ने कोई प्लान किया? हाँ, मेरी एक ही दफा बात हुई, पर्सनल हुई थी, फोन पे हुई थी, नहीं पर्सनल बात हुई थी, एक ही दफा बातचीत हुई। आप माइंड में सेट करते जाते हो कि एक आदमी ने आपको क्या बोला और आप लिखते जाते हो साथ साथ में। फिर दूसरे आदमी से बात करते हो, फिर तीसरे आदमी से बात करते हो। जहां पर विचार आपस में मेल नहीं खाते, जिन लोगों के विचार आपस में मेल नहीं खाते, तो वो आपके शक के दायरे में आ जाते हैं। अच्छा। दैट वाज इट। तो एनालाइज करना, इंटेरोगेट करना, जो बातें करना, जो चीजें निकालना, अगर कोई हमारे पास है तो उन चीजों को असेस करना। जैसे लाइट कम होगी, ठीक है कि नहीं, बंदे के एक्सप्रेशन आपको ज्यादा बेटर नजर आएंगे इंस्टेड ऑफ लाइट। डिटेक्टिव का काम क्या है? लाइट अगर ज्यादा है तो वो एक क्लियर है, जहां पर कोई चीज कम कर दोगे तो उसके लिए एक सिस्टम बन जाएगा। कई लोगों को लाइट पसंद नहीं आती, उनको लाइट पसंद है लेकिन डार्क लाइट उनको पसंद नहीं है, तो वो तिल मिला जाते हैं। तो इसलिए लाइट को कम किया जाता है, बिल्कुल पिन बड़ी छोटी सी लाइट कर दी जाती है जो सिर्फ उनको नजर आए और वो बात करते हुए एक बारी उनके सारे एक्सप्रेशन हमें नजर आने स्टार्ट हो जाए। मतलब उनका फोकस आप पे ही हो, फोकस और हमारे आपका पे हो, फोकस उन पे हो। हम्म। क्योंकि जहाँ लाइट ज्यादा होगी Distraction वहां होगा। बंदा तो क्लियर है ना, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। वहां तो क्राइम किया भी होगा तो भी शायद ना माने। एक बहुत अच्छी बात की आपने कि एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन में क्या पढ़ते हो आप? एक्सप्रेशन के अंदर आंखें कैसे घुमाता है, किस तरह से मेरे को जवाब दे रहा है, मेरी चीजों को कितने ब्लिंक कितनी दफा कर रहा है उसकी आंखें, और मेरे लिए कितनी चीज सोच रहा है, उसके बैक ऑफ द माइंड पे उसने कब ऐसे कर दिया, जो उसने अपनी ये मोड़े हिला दिए, कुछ कर दिया, अपने रिएक्शन किए। क्योंकि इंडिविजुअल जिस टाइम लाइट कम होगी वो कर भी देगा, लोगों को समझ में नहीं आती इसके हाथों के मूवमेंट्स क्या हैं, इसके माइंड में इसके क्या चल रहा है, ये क्या समझ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, वो सारी चीजें आप कैप्चर कर लेते हो। ये कहाँ पर रुक गया बोलते बोलते,
दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। डिटेक्टिव वहीं पर सक्सेस लेता है। क्योंकि अगर कोई चीज ऐसी है जो ट्रू है वो तो आप तो इंस्टेंट 2 आंसर दे मिनट में दोगे। इंस्टेंट आंसर है ना, उसके लिए तो Correct. सोचने की बात ही नहीं है ना। जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आई थिंक अबाउट दैट, देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ माइन लाइज इन दिस इंडस्ट्री, राइट? बट हु इज माई कॉम्पिटिटर? बलदेव पुरी इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ Baldev Puri himself. And who is my critic? My other director. My wife is a director of my company. She is a critic of me. My daughter is a counselor. She is a critic of me. She can understand about it. She knows about that because they can guide me on that front. If they are saying something been over there, it is having a value. मेरे हर केस में, वो पर्सनल केस हो, वो कॉर्पोरेट केस हो, वो किसी फार्मेसी का केस हो, वो किसी ब्लैक मैजिक का केस हो, हम हर केस को एनालाइज, थेफ्ट बड़े ढंग से काफी डेप्थ में करते हैं। तब जाके हम उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं। हमें काम करने से पहले हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं प्रैक्टिकल करने से पहले अपने ऑफिस के अंदर सिस्टम पूरे बनाने के लिए। देन वी वर्क। एक्चुअली क्या होता है, हमारी फील्ड का बंदा कोई भी बन सकता है। अच्छा, कोई ऐसा स्किल कोई नहीं है ऐसा जो नहीं, स्किल है, एजुकेशन बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। सबसे पहले एक आदमी अपने पे ट्रस्ट कितना करता है, दैट इज अ फर्स्ट फैक्टर। हु हैज टू बिकम अ बेस्ट डिटेक्टिव? अच्छा, हर आदमी सोचता है मेरे से बढ़िया तो कोई आदमी नहीं है। क्या हम ये मान लें कि वो बेस्ट है? नहीं, ये हम नहीं मान सकते ये बेस्ट है। वो क्यों बेस्ट है, ये उसको करना है। उसने अपनी चीजें किसी को नहीं बताई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने अपने राज कहीं पत्ते किसी को नहीं खोले, राइट? क्यों? बाद में, क्योंकि हम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया, अगर उसने बता दिया, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो हमें आ ही जाएगी ना। क्योंकि हम अंडर कवर के थ्रू काम कर रहे हैं, हम किसी की सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट? जब हम कोई भी चीज करते हैं तो बंदा एनालिटिकल एकदम असेस कर लेता है कि यार ये चीज मेरे साथ इस दिन हुई थी, ये बंदा मेरे साथ इन्वॉल्व था, इसकी ये डिटेल है, इसका मतलब ये डिटेक्टिव है, राइट? जब एक बारी आपके इन्वेस्टिगेटर को पकड़ा गया तो आपका क्लाइंट भी सेव नहीं है, आप भी सेव नहीं है। तो आपको प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। आपको हर टाइम अपने डिटेक्टिव्स को हर केस के लिए चेंज करना पड़ता है। एक केस को करने के लिए 3-3, 4-4 डिटेक्टिव लगाने पड़ते हैं, रोटेट करना पड़ता है। अगर आपकी रोटेशन पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। आपके अलर्ट जो डिटेक्टिव काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि गाड़ी कब रुक गई। अगर किसी की सर्वेलेंस कर रहा है, वो गाड़ी में से क्या देख रहा है, वो कितनी आस्था गाड़ी चलाता है, या कितनी गाड़ी घुमा रही है या घुमा रहा है बार बार। इसका मतलब उसे शक है कि डिटेक्टिव पीछे लग गया। अब या तो उसे क्लाइंट ने बताया, या उसने खुद गेस उसके किया। क्लाइंट ने हमें बताया नहीं कि मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, मैंने बोल दिया तेरे पीछे डिटेक्टिव लगा दूंगी या लगा दूंगा, ये हमें बताया ही नहीं। या तो ये हो गया, या हमारा डिटेक्टिव कोई नोटिस में आ गया, राइट? नाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट इट नेक्स्ट? वी शुड कॉल ऑफ दिस केस। हमें केस को करना ही नहीं चाहिए आगे। क्लाइंट को बुलाना चाहिए, उस दिन तक के पैसे काटने चाहिए, बाकी उसके हाथ में पकड़ा देने चाहिए लॉजिकली। क्यों? क्योंकि आगे काम हुआ तो काम खराब हो जाएगा। केस भी खराब कई होगा, क्लाइंट expose बताते भी नहीं होगी। हैं। हम क्लाइंट से राइटिंग में लेते हैं कि आपने किसी डिटेक्टिव से काम कराया था, नहीं कराया था। आप पहले ये बताओ कितने टाइम पहले कराया था? आपकी कोई वारदात, कोई बातचीत हुई थी जिसमें आपने उनको बोला था कि हम ये काम करा देंगे? दैट इज ऑल्सो बिन देयर, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। पर्सनल केस में आता है, कॉर्पोरेट केस में तो हर चीज पहले ही राइटिंग में होती है। करेक्ट। आपने ना इंडिया में आज की डेट में भी ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है, राइट? एंड आपने भी पर्सनली काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, और उसके लिए भी लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं। तो कोई ऐसे केसेस स्पेसिफिकली जो लोगों के अंधविश्वास से रिलेटेड हों या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से वो कर रहे हो काम ऐसे, और आपने उसके ऊपर काम किया हो? सबसे पहले तो मैं ब्लैक मैजिक को डिस्कस करता हूँ। ब्लैक मैजिक है क्या चीज है, राइट? राइट? कहाँ ये ज्यादा होता है और ये क्यों होता है, राइट? क्या हमारे ये शहरों में होता है? क्या हमारे ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, राइट? क्या वहां पर होता है जहां पर गरीब लोग रहते हैं? कहाँ पर अंधविश्वास है? इसे आप ब्लैक मैजिक कह लो, इसे आप टूना टोटका कह लो, राइट? इसे कोई तांत्रिक की भाषा में बात कर लो, राइट? किसी भी तरह से कुछ कर लो। ये क्या चीज है, क्या चीज है, किसको एनालाइज किया जाता है, क्या किया जाता है,
राइट। मुझे एक केरला का केस याद आता है जिसमें एक कल्प्रिट होता है, राइट, वो तांत्रिक बन जाता है, वो फरार होता है, फरार अपराधी होता है, मोहम्मद शाफी, राइट। केरला वाला केस है, बड़ा फेमस केस है। इस केस के अंदर भी अगर हम बात करें तो दो लेडीज जिनको पैसे का लालच देकर उनसे पोर्नोग्राफी कराई इंडस्ट्री में उनको डाला जाता है, उनको बोला जाता है कि हम आपको इसमें पैसे देंगे कि आप पोर्नोग्राफी में आ जाओ, राइट, आपकी थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अब ये जो बंदा होता है जो फरार होता है, ये अब तांत्रिक बाबा बन गया होता है। इसका मकसद क्या होता है? पैसा लूटना। ये एक हस्बैंड और वाइफ को अपने पास बुलाता है, राइट, उनसे बातचीत करता है, वो इसके पास आते हैं, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे संतान का, ऐसे ऐसे फाइनेंस, ऐसे ऐसे आपका सब कुछ बढ़ेगा, राइट। तो आप जो है वो लतीफ और मैडम कोई होती लैला, है, I think. हाँ कोई है, कुछ नहीं, लतीफ और समथिंग कोई है, राइट, दैट लेडी वाज देयर। सो ये दोनों उसके क्लाइंट होते हैं, उस मोहम्मद के। उस बंदे, अब वहां से वो दो लेडीज गायब हो जाती है, राइट। उन लेडीज की फिर बॉडी नहीं मिलती। जब उनको सर्च किया जाता है तो पाया जाता है कि जो चीज मिली वहां पर, जो कुकर मिला, जो वहां पर उनको बोला गया कि तुम ऐसे पियोगे ब्लड किसी का, तुम उनको मारोगे तो तुम्हारी ऐसे समृद्धि होगी, समृद्धि होगी, समथिंग लाइक दिस, तुम्हारा एक यश बनेगा, तुम्हारा एक पैसा आएगा, तुम्हारी संतान अच्छी होगी, तुम्हारा बिजनेस अच्छा फूलेगा। तो इस तरह से उसने उसके साथ रेप करके उसे मार दिया होता है, और उसके टुकड़े जो हैं उबाल के, उसके खून उसका निकाल के उसे पिलाया होता है। तो जब ये सारी चीजें बनती हैं, ये आई थिंक 2022 का केस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ये सारी चीजें बनती हैं, जब सारी चीजें हाँ, होती हैं, 2022 का है, हाँ। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, तब जाके बेसिकली ये उसके ऊपर लॉ, केरला, हम सोचते हैं केरला एजुकेशन में सबसे ऊपर है, लिटरेसी रेट इतना सबसे लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट है, आज भी वहां पर हो रहा है। ब्लैक मैजिक। इसके प्रिवेंशन के ऊपर लॉ अभी तक नहीं बना है, लॉ अभी तक नहीं बना है इसके ऊपर, जबकि महाराष्ट्र में बन चुका है। महाराष्ट्र के अंदर एक केस हुआ था, ठीक है कि नहीं, उसमें 7 साल के बच्चे की बलि दे दी जाती है, फसल नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता है, वो कहते हैं 7 साल के बच्चे की बलि दे दो, राइट, तो इससे आपका फसल अच्छी फसल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लॉ बन गया उसके अगेंस्ट। वेस्ट बंगाल के अंदर डायन क्या प्रथा, लॉ बना? लॉ ये बना ना कि कोई भी आदमी, 2013 में मेरे ख्याल में बन गया था, इट इज नॉट दैट कि आप आप ब्लैक मैजिक के ऊपर कोई भी बंदा इस तरह से करता है तो वो पकड़ा जाएगा, उसके अगेंस्ट उसको जेल होगी। ये बंदा कर ही नहीं सकता महाराष्ट्र में। ये सांगली में हुआ था, क्या जगह थी, सांगली में कोई जगह थी, वहां पर हुआ था ये केस, राइट। दैट इज अ थिंग। नाउ लॉजिकली अगर हम चलते हैं, अगर लॉजिकली हम देखते हैं, तो ऐसा लॉ तो पूरी इंडिया के अंदर बनना चाहिए भाई। लेकिन जहां पर डर है, जहां पर डर है, वहां पर आप हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। फियर है, वो फियर है। एक बंदे को लगता है कि यार ये बंदा मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरी फैमिली का बंदा है, ये बंदा मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो उस बंदे को मार देता है सिर्फ शक के बेस पे। और जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो कहता है यार मुझे लगता था ये काला जादू करता है, मेरे ऊपर ये काला जादू करता है। अब हमारे पास केसेस आते हैं, हमारे पास जयपुर से केसेस आते हैं, हमारे पास वेस्ट बंगाल से फ्रीक्वेंट केसेस आते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। अब क्या होता है, एक लेडी अपनी बहू को वश में करने के लिए, राइट, उसके सराहने के नीचे, उसके पिलो के नीचे, उसके बेड के नीचे, बेड के गद्दे के नीचे वो कोई चीजें रख देती है, सिंदूर रख देती है, चावल रख देती है, ब्लैक सा वो धागा रख देती है। अब उस केसेस के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए जब उसकी बहू को पता चलता है, वो हमसे डिस्कस करती है। जब हम उस औरत की वो तो ऑफिस चली जाती है, जब उस औरत की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस औरत से मिलने के लिए रोज कोई ना कोई लेडी आती है, एक ही लेडी आती है उसके घर पे, राइट, वो 1 घंटा बैठती है। और एक दिन बृहस्पतिवार वाले दिन वो नहा धो के तैयार होके, बाल उसके सारे खुले हुए, और वो चल पड़ती है, तो जाती है एक तांत्रिक से मिलती है, तो तांत्रिक के घर पहुंच जाती है। अब हमारे पास तांत्रिक का एड्रेस आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये मिली भगत है इन सब की, इस चीज को करने के लिए, अपनी बहू को वश में करने के लिए। हाँ। अब क्या इससे बहू वश में आ जाएगी?
उसका काम है पैसा कमाना। वो तुम्हारे से पैसा ले रहा है और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, क्योंकि तुम्हें डर है कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने कब्जे में कर लिया। फियर है तुम्हें। फियर है। तो जहां डर है वहां पर कुछ नहीं है, वहां तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जहां डर है वहां बाबाओं की दुकान है। वहां उनकी दुकानें, उनका यही तो है, उनका सिस्टम क्या है, डर ही तो है। डर क्या चीज है? इलिटरेसी जहां पर है, जहां ग्रामीण जगह जहां पर है। आप दिल्ली जैसी जगह पर भी कहीं जगह पर आपको बाबे मिलते हैं, तांत्रिक मिलते हैं। आप छोटी से छोटी जगह पे चले जाओ, राइट, वो कोई भी एरिया हो, वो वेस्ट दिल्ली का एरिया हो, वो ईस्ट दिल्ली का एरिया हो, आपको मिलेंगे। वहां पर भी लोग अपने बच्चों को ठीक कराने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, राइट। दैट इज अ थिंग। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, दे आर टेकिंग एन एडवाइस, दे आर गेटिंग एन सजेशन। झाड़ फोड़ जो है वो बाबे से कराते हैं। मेरा पर्सनल ड्राइवर जिसका छोटा सा बच्चा था, वो मेरठ गया था अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उसके बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा था। बाबा के पास लेकर गया। जब बाबा की सारी इन्वेस्टिगेशन करके मैंने उसको बताया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने बोला कि भाई ये ऐसा है बंदा, ये इस जुर्म में, इसमें जुर्म काट चुका है। अच्छा, क्रिमिनल था वो। क्रिमिनल है ये चीजें हो चुकी हैं इसके साथ। तू कहाँ अपना दिमाग खराब कर रहा है? जा एम्स में, जा इस हॉस्पिटल में अपने बेटे का इलाज करा, राइट। और ये चीज ये पकड़, ये बंदे का रेफरेंस ले और इस डॉक्टर के पास जा। देन ही इज गॉन और बच्चा उसका ठीक हो गया। नाउ दिस हैपन्स, राइट। लॉजिकली अगर आप सोचो तो जिंदगी क्या है? जिंदगी किसी का भला करना है, जिंदगी किसी का घर तबाह करना नहीं है, राइट। ये बाबों की दुकान, ये सारी चीजें, ये जो हमारे एक्ट बने हैं, जो हमारी चीजें। अब बुरारी केस में क्या हुआ था? 11 डायरिया, दादी नीचे पड़ी हुई है, वो सारे लटके हुए हैं। और ललित भाटिया बोलता है, जो मेन है, वो कहता है जो सबका सूत्रधार था, कि मेरे बाप से बात होती है, उनका एक उद्देश्य है। 30 जून को सबने लिख दिया संपत्ति मिलेगी, ये होगा वो होगा। 1 जुलाई को ये कांड हो गया। नो, सी अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज लाइक तुम्हारा एक सिस्टम, तुम्हारा एक, क्योंकि तुम किस चीज में हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी बातें हो रही है किसी से, तुम्हारी डिस्कशंस हो रही है। फिर बॉलीवुड इसका प्रचार करता है। भाई क्यों करते हो तुम इस चीज का प्रचार? एक पिक्चर में दिखाते हो नहीं ये तो बाबा गलत बना हुआ है, ये बाबा है नहीं। दूसरी पिक्चर में दिखाते हो कि नहीं ये ऐसा है, भूतनी आती है, रात को लिखती है। वो कॉमेडी हॉरर पिक्चर बना दी और सुपर डुपर हिट हो जाती है, पब्लिक को बड़ी पसंद आती है, राइट। दिस इज व्हाट आर यू शोइंग देम यार? बट वो लोग तो बोलते हैं प्योर एंटरटेनमेंट है। ये प्योर एंटरटेनमेंट है, प्योर एंटरटेनमेंट तो सब कुछ है फिर। लेकिन उसकी वजह से जितने ग्रामीण के लोग हैं, जितने मुंह हैं, वो सोचते हैं ना कि स्त्री आने वाली है, घर के बाहर लिख दो, स्त्री तुम मत आना, समथिंग लाइक दिस हैपेंस। कि मैं घर पे आया, मेरे घर में निब्बू, हाँ मैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सच में इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे पास एक बिहार से केस आया, वो कहते पूरी साहब ऐसा है, मैं घर में पहुंचा तो मेरे घर के बाहर मिर्च पड़ी हुई थी, नींबू पड़ा हुआ था। मैं कहा यार वो तो कोई भी फेंक, दुकानों के बाहर लोग लगा लेते हैं। मैंने उसको बोला, कहता नहीं ये रोज का इंसिडेंट था। और मैं घर के अंदर गया तो मेरे बेडरूम में चावल भी पड़े थे। कहते ये क्या चीज है? मैं कहा तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? कहता है मैं रहता हूँ, मेरी माँ रहती है, मेरी भाभी रहती है और मेरा भाई रहता है। तो मैंने कहा फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें किसी पे डाउट है? कह रहे नहीं। कहता ये दूसरा आदमी। मैं कहा दूसरा आदमी तुम्हारे घर आता है? सीसीटीवी कैमरा लगा लो यार, बाहर लगा लो सीसीटीवी कैमरा, अंदर लगा लो, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन पे तुम लाखों रुपए खर्च करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? एक साला 2, 4, 5, 10,000 रुपए का सीसीटीवी कैमरा लगा लो, अपने घर भी लगा लो, अपने अंदर भी लगा लो, सब जगह लगा लो, तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ, क्या चीज सच है, क्या चीज सच्चाई नहीं है। थोड़े दिन के बाद फोन करता है, नहीं जी नहीं वो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब ठीक हो गया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड डीप नॉलेज about everyone. If you don't have a knowledge about anything, you cannot survive in the investigation. अब जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर 2017 के बाद डॉक्टर्स वाला केस था, 500 से ऊपर पकड़े थे। केएमसी में एक क्या था केस, वो
वो कोलकाता मेडिकल जो कॉलेज था उसके अंदर कंप्लेंट आई थी ना कि ऐसे फर्जी डिग्रियां हैं हाँ। जो काम कर रहे हैं। लोग तो फर्जी जब उन्होंने डॉक्टर्स बने हुए थे। फर्जी डॉक्टर बने हुए थे, जब सारी चेकिंग हुई तो चला कोई नेपाल से, कोई बांग्लादेश से, कोई अदर सिटी से अपनी डिग्रियां और लेकर आए, इलाज कर कोई रहे हैं। हाँ, और इलाज कर रहे थे। ये कितना क्राइम कर रहे हैं। पैसों के लिए तुम आदमी को मार रहे हो, तुम उसे दवाइयां दे रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम क्या नेट है? पे बैठे हो, हाँ। तुम गूगल को एनालाइज कर रहे हो, अच्छा इसके सिर में दर्द है, इसको कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये दवाई दे दो इसको। इज दिस द वे? जब पकड़े 500 से ऊपर पकड़े गए थे, इसको करने वाला कौन था? राजीव अग्रवाल। वो कौन था राजीव अग्रवाल? जो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता था कलकत्ता के अंदर, राइट। वो एक सूत्रधार था जो सारे काम करता था, ये वो मेन पर्सन था। नाउ द थिंग इज दिस, एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग एनफ, अंडरस्टैंड इट। तुम ये देखो तो सही, तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रखा है, नहीं लगा रखा अपनी दुकान के ऊपर। आप किसी से भी मिलो, एटलीस्ट उसे एनालाइज करके तो जाओ। आप ये तो मत सोचो ना कि ये यार हम चले गए, अब ये भगवान है, ये हमारे को बचा लेगा। उसने लिख दिया मैं सर्जन, तो आप कोई भी इलाज करा लोगे उससे। बताओ तो सही, कहाँ से उससे क्या क्या हुई, सर्जन की डिग्री कहाँ से मिली, क्या चीज किया उसने, क्या नहीं किया। दिस इज ऑल कॉल्ड क्वालिटी। उसी तरह से हम बोलते हैं किसी डिटेक्टिव को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले उसके ऑफिस में विजिट करो, अंडरस्टैंड करो कब से वो काम कर रहा है। सेकंड, वो किस किस एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व है। जैसे इंडिया की एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर ऑफ इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। बट मुझे ये बताओ कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, कौन से रूरल एरियाज में एरिया या में, कौन से? उड़ीसा में है, जैसे झारखंड में है। डायन प्रथा के जिसका वो बना था, राइट। मतलब कि किसी के साथ कुछ भी करना है, डायन कह के मार दो उसे, डायन राइट। कह के मार दो? हाँ, डायन है ये तो खराब करेगी, इसे मार दो। ठीक है, लोग मार देते थे, 5 लेडीज को मारा था, राइट। दैट इज ऑल्सो बिन देयर। सो जितने छोटे शहर हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर है, जैसे इधर है आपके झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में ही आ गया, ऐसी छोटी छोटी जो बट जगह। छोटे शहर तो हरियाणा में भी हैं, या नहीं, छोटे आप शहर तो समझे नहीं, हरियाणा पंजाब में भी होंगे। नहीं, पंजाब में है। वहां पर जो है एक सिस्टम अलग है, वहां वही। पर माफिया अलग है, अच्छा। ठीक है कि नहीं। वहां पर डिफरेंट एक सिस्टम है। लेकिन जहां पर अनएजुकेशन है, जहां पर अनएजुकेटेड लोग हैं, अब पंजाब के लोग हैं, उनके पैसे की कमी तो होती नहीं, उनके पास इतने तो खेत है, इतने तो खलिहान है उनके पास, पढ़े लिखे हों या ना हो, पैसे की कमी तो नहीं है ना। जब पैसे की कमी नहीं है, या तो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं या उनकी शादियां बाहर एनआरआई से कराते हैं, ठीक है कि नहीं। उनका एक सोच अलग है। वहां पर एक ड्रग्स माफिया चलता है पंजाब में? पंजाब के अंदर, राइट। दैट इज ऑल्सो बिन देयर। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, सिटीज हैं हमारे ही देश की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जितने छोटे शहर, जितने जहां पर पॉपुलेशन कम है, जहां पर अनएजुकेशन ज्यादा है, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, जहां पर, वहां पर प्रॉब्लम आती है सारी की सारी। और अगर मैं और जहां पर डर बहुत ज्यादा है हर चीज का, ठीक है कि नहीं। अब डर है तो विजय है दूसरे की, डरा देगा तो सब कुछ ले लेगा, डराएगा नहीं तो क्या कमाएगा। और अगर मैं पूछूं कि मेल या फीमेल में ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा कौन करता है, या विश्वास कौन रखता है उसमें ज्यादा? फीमेल्स। उसकी वजह आपको क्या लगती है, क्या है? कमजोरी। किस टाइप की कमजोरी? फिजिकल कमजोरी या इमोशनल कमजोरी? इमोशनल कमजोरी। हाँ। फीमेल्स में बड़ी स्ट्रॉन्ग, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा कमी होती है, इसमें बहुत ज्यादा कमी होती है। फीमेल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, ये बड़ी जल्दी बिलीव कर लेती हैं, क्योंकि इनकी सास ने भी बताया होता है, इनकी माँ ने भी ये चीज बताया था कि ब्लैक जादू है, काला जादू है, और काम करता है। काम करता है, तू ऐसे वश में कर ले अपने पति को, ये चीज कर, ये चीज दिखा। वो आजकल की जो आप अर्बन में आ जाओगे, आप उस डिफरेंट है, रूरल में डिफरेंट है, हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम। लेडीज का सिस्टम अलग है, दैट इज ऑल्सो देयर। मैंने देखा है कि ड्रग्स और फेक प्रोडक्ट्स, मेडिसिन जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इतनी मेडिसिन खाते हैं। और मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि भाई फेक मेडिसिन का भी बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है इंडिया में, राइट। क्या है वो, और आपने कोई ऐसे केस पे काम किया हो जो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो सके उस पर? देखो क्या होता है कि बिल्कुल हमने काम किया हुआ है, काफी केसेस में काम किया हुआ है ड्रग्स के ऊपर भी, ठीक है कि नहीं। अगर आप किसी ड्रग्स को देखते हो तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो, उसके बार कोड से देख सकते हो कि जेन्युइनिटी क्या है, क्या चीज नहीं है। एक चीज जो आपको एक कंपनी की 300 रुपए की मिलती है, वही चीज आपको अंशुमन अशुद्धि 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 क्या बोलते हैं उसको, फार्मेसी जो है वहां पर
वही चीज जो है आपको वो 30-40 रुपए की मिल जाती है। सॉल्ट सॉल्ट सेम है, सेम है, सब चीजें बस हैं। ब्रांड का फर्क है। अब ड्रग्स माफिया को यहाँ पर फार्म जो गड़बड़ फेक जो प्रोडक्ट बेचते थे, अब उनको यहाँ पर गड़बड़ नजर आनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि वो क्या करते थे, वो कमाते कैसे थे, वो कमाते कैसे थे? जो 300 रुपए का प्रोडक्ट है उसमें या तो वो मिलावट कर देते थे, कम कर देते थे, या उसका बारकोड तो होता नहीं था उसके सिस्टम के अंदर, क्योंकि ऊपर की लेयर चेंज हो जाती थी, राइट। कुछ सिस्टम लैबोरेटरी के अंदर जाता था तो वो लैब में ही पता चल सकता है, आम पब्लिक को नहीं पता चल सकता। फार्मेसी कोई भी फार्मेसी बेच देती थी उसे, भले उसके पास है कि नहीं है, लाइसेंस लगाया हुआ है उसने नहीं लगाया हुआ, बिक जाता था। अच्छा ये चीज़ चाहिए, हाँ मिल जाएगी, मैं ला दूंगा तेरे को, ये दे दूंगा। अब उसमें वो सारी चीज़ों का वो सारा का सारा अगर सरकार ने वही चीज़ हमारे को कम कीमत पे देनी स्टार्ट कर दी, सॉल्ट सेम है सब चीज़ का, तो ये मैं उसकी एडवोकेसी कहूँगा कि भाई ये हमारी देश की जनता के लिए बेनिफिट हो गया, राइट। पहले जो हमारे पास केसेस आते थे हम सारी चीज़ों को ये पकड़ते थे, हम एनालाइज करते थे कि माल कहाँ से बन रहा है, माल कहाँ पर बन रहा है, राइट। सबसे पहले ये माल इसके पास कहाँ से आया अगर आपने लेना है, क्योंकि आपको एक अंडरकवर ऑपरेशन करना पड़ता था। पहले तो प्रोडक्ट उठाना पड़ता था, बहुत सारी कंपनीज हमारे पास आती थी, आती हैं, आज भी आती हैं, बोलते हैं कि अभी भी ये हो रहा है, लेकिन वो क्या है कि अब कंपनी का नाम है, राइट। कंपनी कहती है कि मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। ये आप मेडिसिन की बात कर रहे हो? मेडिसिन हो गया, दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, बड़ी सारी चीजें होती किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो फेक हैं। होते हैं? खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट होता है आपका, राइट। आपका पानी पानी का प्रोडक्ट होता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ना हमारे सेक्टर्स बने हुए हैं, राइट। हमारे ड्रग्स के लिए तो हमारा काम कर रहा है CDSO SCO, राइट, वो हमारे लिए काम कर रहा है, ड्रग कंट्रोलर वाले काम कर रहे हैं। अब फूड प्रोडक्ट के लिए FSSAI वाले काम कर रहे हैं हमारे लिए, राइट। अब इन सबसे अलग जो है, अगर किसी ने कोई रेड करनी है, कुछ करनी है, तो पुलिस डिपार्टमेंट भी है हमारा, CBI भी है, EDs भी है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट हैं अगर इन्होंने आए। फिर एक GST है जिनकी अपनी बिलिंग्स हैं, जिनका अपना एक स्टाइल है, वो देखते हैं आय से ऊपर है क्या चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आ गए अब सारे के सारे, ठीक है कि नहीं। वो हमारे पास जैसे आते हैं कि पुलिस साहब ये चीज़ सारी सेम है, माल हमारा है, माल हमारा अंदर, माल हमारा नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऊपर से हमारा लग रहा है। मतलब कि ये एक ऐसी मेडिसिन है, पैकेजिंग सेम है सब, पैकेजिंग सेम है, क्योंकि अब लेयर्स ऐसी बन गई हैं, पैकेजिंग मशीन्स ऐसी आ गई हैं जब कोई भी लगा सकता है। पैकेजिंग में पहले एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता था। वो कह रहे ये प्रोडक्ट तो हमारा नहीं है, अगर आप इसे लेते हो, आप इसे खोलोगे, आप इसे देखोगे, इसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, ये सॉल्ट ये है और इसमें ये सॉल्ट ये है, ऊपर ये सेम चीज लिखी हुई है, राइट। अब हमारे लिए, अब आपको ये कहाँ से मिली? फिर अब जैसे हमारे पास एक सेगमेंट्स आ जाती है, सिटीज आ जाती है कि ये 4 सिटीज में है हमारा XYZ। आप नॉर्थ के अंदर अगर आप 4 सिटीज लेते हैं कि आपको ये पंजाब में मिल रही है, सपोज आपको लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और चंडीगढ़ के अंदर आपको ये चीज मिल रही है, राइट, या आपको बठिंडा में मिल रही है, सपोज चंडीगढ़ में नहीं मिल रही, आप उस चीज को काउंटर करते हो, वहां पर आप विजिट करते हो किस किस दुकान पर ये चीज अवेलेबल है, राइट। फिर कहाँ से आप बल्क ले सकते हो, उसके लिए एक सारा प्रोसेस बनाना पड़ता है। फिर एक आपको एक कस्टमर स्टिंग करना पड़ता है, स्टिंग करना पड़ता है तो आपको माल मंगवाना पड़ता है। अब माल उसके यहाँ आपको एक अंडरकवर रखवाना पड़ता है, आपको एक सर्वेलेंस करनी पड़ती है वहां पर कि ये कहाँ से माल आया, इसके पास जो माल देकर गया वो कहाँ पर गया, उसने कहाँ पर गया, क्या ये बिल्टी आई थी, क्या ये कहीं बाहर से आ रहा है, या कहीं गोडाउन है वहां से माल आया है, राइट। अगर वहां पर ये मालिक खुद लेकर आ रहा है तो मालिक ने पास कोई गोडाउन बनाया हुआ है, वहां पर है ये, तो फिर मालिक की सर्वेलेंस डालनी पड़ती है। देयर इज सो मच सिस्टम इन्वॉल्व, इट इज नॉट दैट, इट इज अ ह्यूज 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 मेहनत जिसे हम बोलते हैं, तो जाके इस प्रोडक्ट तक हम आते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर है, कैसे बन रहा है, क्या चीज हो रही है। फिर जब हम उस प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, राइट, जब हम उस प्रोडक्ट को निकालते हैं, जब हम उसके छापे मरवाते हैं, तब जाके हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि यस, राइट। अब फिर वही बात होगी ना, क्रिमिनल्स के लिए तो हम ही क्रिमिनल हो गए जो उनकी हम रोजी रोटी खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये चीज फैक्ट है, जो हमारे को अप्रिसिएशन, जो हमको रिवार्ड्स और जो हमारे को वो मिलता है हमारे कंपनियों से, जो हम लोगों की जान बचाते हैं, ठीक है, अगर वो दवाइयां हैं हम लोगों की जान बचाते हैं, कुछ खाने पीने वाला पदार्थ है उसमें हम लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो सारी की सारी को टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज बनी होती हैं। पीछे हम किसी केस पे काम कर रहे थे, एक रिहायशी इलाके के अंदर एक लेबोरेटरी बनी हुई थी, वहां पर सारा माल बन रहा था, ठीक है, और वहां पर उस माल को, लेबोरेटरीज जो है वो AC चाहिए उसके लिए जबरदस्त, और उन्होंने पूरी बिल्डिंग एक ले रखी थी और टॉप फ्लोर पे सारे AC लगा रखे थे, 5-7 AC टॉप फ्लोर पे लगे हुए थे।
इधर वाला घर भी उनका था, इधर वाला घर भी उनका था, बीच में ये काम हो रहा था। और ये सारा माल जो है इनके पास रात को आता था 2 बजे के आसपास। और एक जो है वो इलाका जो था वो छोटा इलाका था जहां पर ये काम कर रहे थे। झुग्गी झोपड़ी टाइप का इलाका था। मतलब कि बाहर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर एसी भी चल रहे हैं और इतनी बड़ा माल भी बन रहा है। हाँ। जो माल की डिलीवरीज होती थी रात को जाती थी, जो माल जो आता था। अब क्या होता, जो उनके पास गाड़ियां थी, ठीक है, कि इन सबको ट्रैक करने के लिए इन पे जीपीएस लगाना पड़ता है, राइट, कि ये कहाँ कहाँ जा रही है, क्या क्या कर रही है, ठीक है, आपको तब पता चलता है। कई चीजें आपको करनी पड़ती हैं तब जाकर आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों की जान खतरे में है, राइट। जब आप सारी चीजें पकड़ते हो, ये माल कहाँ से आ रहा है, ये माल कहाँ डिलीवरी हो रही है, किस किस जगह पे जा रही है, तब जाके आप पकड़ते हो। और हमने जब वहां पर रेड करवाई तो इट वाज समथिंग एल्स। उसमें 3 तरह की मेडिसिन बन रही थी अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। हम तो एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, 2 अच्छा, कंपनियों का जब हो रहा रेड है, मारी तो पता लगा 2 की और भी बन रही है यहाँ 2 पे। की और भी बन रही है, और जबकि दूसरों को पता ही नहीं था इस चीज के बारे वो में। तो पता नहीं कितने सालों तक ऐसी बनती रहती उनकी। हम एक गारमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। उनका एक प्रोडक्ट बड़ा फेमस है, हाँ। वो गारमेंट, वो नाम है उनका, ठीक है। हमने उनका फेक प्रोडक्ट निकाल लिया, राइट। जब हम उनसे बात कर रहे हैं, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें कहते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी बेच ले, जो मर्जी खा ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी सेल तो हो रही है ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट। मैं एक फरंगी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसका पूरे एशिया में, इंडिया में नेटवर्क अच्छा है, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो दैट इज कॉल्ड कपड़ा। ये तो आप माफ कर सकते हो, लेकिन आप जानलेवा चीजों को तो खाने नहीं पीने की चीजें तो खाने पीने की चीजें तो नहीं आप माफ कर सकते। वो कंपनी को नहीं पता था, 2 मेडिसिन वाली कंपनी को, जब हमने सारी चीजें बताई, दे वर वेरी थैंकफुल टू अस एंड दे हैव शेयर्ड ऑल द कॉस्ट एंड दे हैव गिवन अस ऑनेस्टली all the which one company was paying the cost. बाकी They said we will also pay the same thing to you. हाँ, You have worked very hard and you got it. We were not aware about it. राइट। So now आगे के सारी चीजें, this is very important. क्या होता है कि सिस्टम से अगर आप काम करते हो, आप बल्क में चीजें लेते हो, उसकी कॉस्ट आती है, स्टिंग ऑपरेशन करते हो, आप बंदे रात दिन लगाते हो, आपका सारा चीज होता है, आपका एक टारगेट नहीं होता, आपके डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को आप आइडेंटिफाई करते हो। मालिक, जो दुकान का मालिक है, उसको अलग, ये माल कहाँ पर बन रहा है, थोक में बन रहा है ये माल, फिर उसके बाद थोक से विक्रेता के, कौन से विक्रेता के पास जाएगा, उसके बाद ये रिटेल में बिकेगा, तो रिटेल में उसके पास कितना मैक्सिमम माल पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें देखी जाती है। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बिजली की लाइटें भी होती हैं, हर चीज होती है जिसके ऊपर काम होता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम सोच सकते हैं सब कुछ ना कुछ फेक हाँ, बन रहे हैं। सब कुछ बन रहा है। इवन ये आपकी ट्यूब लाइटों के, ये वो पहले वो होते थे, क्या आज भी होते हैं, वो कंडेंसर, कंडेंसर भी, कैपेसिटर, सॉरी, हाँ, हाँ? कैपेसिटर बोलते हैं जिसको। कैपेसिटर हाँ, है, छोटे छोटे जो वो हाँ, लगी हाँ, होती है, हाँ, चौक लगी होती है, ये हाँ, सारी चीजें। नाउ इमेजिन यार व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज एवरी पर्सन इज रनिंग टू अर्न बेस्ट। ये क्या मोटिव मतलब है, किसी की दूसरी की लाइफ के ऊपर तो ये चीज मत करो ना। अब मोटिव आज वही की आ गया ना, डेट के अंदर फाइनेंस। आप देखो, आप सिलेंडर भी घर में यूज करते हो, तो सिलेंडर पे भी डेट लिखी होती है। अगर आप उसको एनालाइज करो और आप उसका सिस्टम पढ़ो, तो आपके जो घर का सिलेंडर है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उस पर भी लिखा होगा सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी। लोगों को मालूम नहीं है इस चीज का, और वो कोई भी सिलेंडर आ जाता है, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब सिलेंडर वाली कंपनी भी आपके साथ धोखा कर रही है। अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन उनके मेन सेंटर में भेज देते हो, तो उनका सारा मामला बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो सिलेंडर आया कहां से। नाउ दिस इज ऑल, क्योंकि जान किस किस से जा सकती है आपकी। खाने पीने के प्रोडक्ट हैं, इस घर में आपने कोई चीज लगाई हुई है, उससे है, कोई चीज करते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बहुत कंपनीज बहुत काम करते हैं हम इस चीजों के ऊपर। कॉर्पोरेट के अंदर फेक प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि क्या होता है कि अब एक्सपायरी निकल गई, ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हो, एक्सपायरी काट दिया आपने, पत्ते काट के दे रहे हो, 2-2 गोलियां 3-3 गोलियां, वो डॉक्टर के पास जाते नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रही है, केमिस्ट साहब के पास चले गए, अच्छा मुझे दवाई दे दो, वो उसने काटी कटा के 2 दवाई दे दी, थी एक्सपायर्ड। हाँ एक्सपायर्ड दवाई थी। अब ये बंदा मुझे लगा ना, चले यार अब हालत खराब थी, पता नहीं क्या हो गया, मर गया। लेकिन एक्सपायर प्रोडक्ट तुम दे रहे हो, तुम बेच रहे हो, तुम नकली प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हो।
तुम क्या कर रहे हो? फार्मेसी पे अगर तुम बैठे हुए हो तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इनफ, यू शुड सेल ओनली दोस जो आपके लिए बेस्ट है। ये कहाँ होता है? ये मेन सिटीज में नहीं होता, बहुत कम होता होगा, राइट? बहुत कम केसेस आते हैं मेन सिटीज में हमारे पास, राइट? ये मेजर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, छोटे क्षेत्रों में होता है। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान बनाया, इसके लिए सरकार ने सुगमक बनाया, सब कुछ किया ऑनलाइन, तो वो चीजें बेस्ट हो गई। दिल्ली में किस टाइप के ज्यादा क्राइम होते हैं? दिल्ली में हर तरह का क्राइम होता है। दिल्ली वाले दिल्ली एक कुछ ऐसा करने के क्षेत्र लिए है, नहीं रुकते। दिल्ली में हर तरह का क्राइम है, हाँ, ठीक है कि नहीं? दिल्ली मतलब जनरलिस्ट है, किसी चीज के एक्चुअली लिए ना फेमस नहीं है। दिल्ली में आप देखो ना, आपको कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट नजर आती है। तो जहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंट हो जाती है वहाँ crime वहाँ भी पर सारे क्राइम हैं। डिफरेंट हो जाते हैं। आप गुड़गांव के अंदर फाइनेंशियल क्राइम ज्यादा है, साइबर क्राइम ज्यादा है। साइबर क्राइम ज्यादा है, राइट? यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो आपको रेप केसेस भी मिल जाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती है, राइट? मतलब कि देयर इज समथिंग, मतलब कि आप हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। जैसे भाई आप बिहार में बैंगलोर चले का जाते पूछते हैं। हाँ, बैंगलोर में किस टाइप के क्राइम ज्यादा होते हैं? बैंगलोर में भी क्राइम जो है बेसिकली टेक वाले ज्यादा हैं। टेक वाले ज्यादा हैं, एज वेल एज मैट्रिमोनियल क्राइम भी है बैंगलोर में काफी ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, मैट्रिमोनियल प्री या क्राइम पोस्ट? पोस्ट पोस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा हो रहे हैं। बहुत ज्यादा है। अच्छा, सबसे टॉप पे बोलोगे आप बैंगलोर को? पोस्ट बैंगलोर मैट्रिमोनी? है, बैंगलोर है। हाँ, दिल्ली मानी जाती है सबसे टॉप पे, लेकिन बैंगलोर हमारे हिसाब से सबसे टॉप पे चल रहा है। खासकर बॉम्बे भी है, एक्स्ट्रा दिल्ली भी। मैरिटल अफेयर्स के केस में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस में हम्म। एक्स्ट्रा मैरिटल सबसे ज्यादा बैंगलोर के अंदर हमें मिलते हैं। बॉम्बे में भी हैं, दिल्ली में तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम रेशो निकालते हैं एक महीने की तो हमें लगता है कि बैंगलोर के केसेस ज्यादा थे। और मुंबई में किस टाइप के क्राइम ज्यादा होते हैं? मुंबई में तो बॉस इट्स लाइक दिस कि अब मुंबई के अंदर अगर हम देखते हैं तो देखो फाइनेंशियल क्राइम तो हर जगह ही है, ये चीज तो आप मानो ना मानो, मतलब ये चीज तो है। लेकिन बॉम्बे प्रॉपर्टी के मामले में सिक्योर है आपका। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से बॉम्बे ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन वहाँ के जो होते हैं वो छोटे छोटे क्राइम होते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइम ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अपने आप को बढ़ाना, ये चीज़ ये मत करनी, दादागिरी करनी, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। अच्छा, बस की अगर लाइट तोड़ देनी आगे की तो उसके ऊपर क्या फाइन होगा। तो दिस इज अ थिंग, बेसिकली वहाँ का एक सिस्टम अलग है। वहाँ के सिस्टम में देखो फाइनेंशियल और साइबर क्राइम तो हर जगह ही होते हैं, राइट? लेकिन वहाँ के जो बेसिकली ये सारों के जो अड्डे होते हैं ना, ये सब छोटे शहरों में ही है। जितने ये उल्टे सीधे काम करते हैं, इनका जो मेन गढ़ है वो आपको मिल जाएगा। पेड़ों पे बैठ के लैपटॉप लेके बैठे हुए काम कर रहे होंगे, जमतारा टाइप। जिमतारा टाइप, हाँ। दैट इज अ थिंग, दिस अ फैक्ट। तो ये चीज़ होती है। लेकिन आपको जो बेसिकली है बॉम्बे के अंदर, आपको जो है अब आप कहोगे कि स्टिंग ऑपरेशन अगर हम करते हैं, बॉलीवुड में क्राइम एक लेवल का अलग होता है, हाई सेक्सुअल एंड दिस थिंग, और कमिटमेंट से ऑनर नहीं करना, वो अलग से क्राइम होता है। अच्छा, राइट? जो वो चीजें जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के क्राइम होते हैं, राइट, जो एक्टर्स के क्राइम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट डिफरेंट हाँ, होता मैं है। थोड़ा हाई पूछना चाहूंगा इससे डिटेल में आपसे कि एक्टर्स के क्राइम क्या होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के क्या क्राइम होते हैं, देखो, अलग क्या है? आज की डेट के अंदर तो क्या होता है कि जैसे छोटा आदमी, मैं किसी को उसकी हैसियत से छोटा नहीं बना रहा हूँ। जैसे बॉलीवुड में काफी चला था नेपोटिज्म के ऊपर, राइट? ये चीज आज बोली गई थी कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म। मैं कहता हूं कि बॉलीवुड में हर बॉलीवुड छोड़ के अगर आज मैं डिटेक्टिव हूं तो आज मेरी बेटी मेरी कंपनी की सीईओ है। हाँ, वो तो नेचुरल सी बात है ना, क्यों नेचुरल नहीं सी होंगे बात है, वो? हाँ, नेपोटिज्म तो नहीं है हाँ, ना। उसमें क्या गलत है? कोई उसमें गलत फैक्ट्री क्या है? खोलता है तो अपने बच्चों को ही देता है मैं फैक्ट्री। कोई पड़ोसी के बच्चे को तो बुलाऊंगा नहीं हाँ, कि यार तू मेरी कंपनी की सीईओ बन जा, सही बात है। या तू मेरे कंपनी का सीईओ बन जा, बिल्कुल। तेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तू बन। वो ऐसा तो तो नहीं बेवकूफ करूंगा। वाली बात है, कोई ऐसे जो बोलता है नेपोटिज्म है। वो तो गलत है, हाँ, वो तो गलत है। उस चीज में बॉलीवुड का कोई कसूर कोई नहीं है। कसूर नहीं है, मैं खुद मानता मैं हूँ। इस चीज को बड़ा क्लियरली मानता हाँ, हूँ, मैं भी। उसमें बॉलीवुड बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम क्या होता है, जो बाहर से लोग आए होते हैं उनकी सेटलमेंट बड़ी डिफरेंट होती है, उनको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। ये नहीं है फर्स्ट ब्रेक तो बॉलीवुड में आप बोलो नेपोटिज्म है कि नहीं है, मिल जाता है।
लेकिन उसके बाद उनको प्रूफ करने के लिए डिफिकल्टीज आती हैं, उनको दुश्मनियां कितनी लेनी पड़ती हैं, किस किस एंगल में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, राइट। आप सुशांत सिंह राजपूत का आप सुसाइड केस ले लो, राइट, हर किसी का अपना एक अलग बयान है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, सुसाइड कर नहीं सकता, बेड इस डायरेक्शन में था, यहाँ लटका हुआ था, ये तो मार के लटकाया गया, वहां से रिपोर्ट और आ गई, इधर से डॉक्टर की एक रिपोर्ट आई, फिर डॉक्टर दूसरे ने अपनी रिपोर्ट अलग कर दी। यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए स्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बॉलीवुड के लिए। ये एक्टर और एक्ट्रेस की बात करता हूं मैं, उनके लिए कह रहा हूं, उनको सस्टेन अपनी उस फील्ड में रहना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता ना, सपोर्ट आसपास। सिस्टम नहीं है। आज आप किसी XYZ किसी का भी नाम ले लो जो आउटसाइडर है, उसको बहुत मेहनत, ये नहीं है कि अमिताभ बच्चन आउटसाइडर नहीं था, अमिताभ बच्चन भी आउटसाइडर था, बट अभिषेक नहीं है ना आउटसाइडर। अभिषेक नहीं है, लेकिन अभिषेक आया भी तो नहीं ना इतना। हाँ, अभिषेक इज अ गुड एक्टर, हाँ, वेरी देन गुड। ऑल्सो यू कैन नॉट से दैट नेपोटिज्म आपको एक दफा हेल्प कर देगा, 2 दफा हेल्प कर देगा, आपको लाइफ टाइम हेल्प नहीं करेगा, राइट। बट लेकिन वही दूसरा आदमी अक्षय कुमार, वही सुनील शेट्टी, उनको मेहनत लगी थी इस स्टेज तक आने के लिए, अन्ना को मेहनत लगी थी, अक्षय कुमार को मेहनत लगी थी, आज कार्तिक आर्यन को मेहनत लग रही है। नाउ यू आर गेटिंग मी। सुशांत सिंह राजपूत जी चले गए, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स बॉलीवुड के अंदर, ये चीजें बड़ी हैं। अगर आपने एक गुटबंदी कर ली, अगर आपने एक अपना पूरा सिस्टम बना लिया कि इसको लेना है, हाँ। इसको नहीं लेना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, इसको इससे ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, इसको ये करना है, इसको कमाई के अंदर हम परसेंटेज दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वहां सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बॉलीवुड में भी लोग हायर करते हैं डिटेक्टिव्स? बिल्कुल करते हैं साहब, किस किस टाइप की चीजें होती हैं? और बच्चों के लिए भी हायर करते हैं, जनरल भी हायर करते हैं। बट क्या प्रोफेशनल रीजन से भी हायर करते हैं? प्रोफेशनल रीजन से आपका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता करना है कि कौन क्या कर रहा है या किसने मेरे खिलाफ कुछ किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो तो नॉर्मली जैसे हर कोई हायर करता है, किसी की चोरी हो गई या किसी का कुछ हो गया, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, उसके लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉब्लम, जहां पर उन्होंने दूसरी सिटीज में इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके लिए भी हमें हायर करते हैं कि हमने इस जगह पर ये इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट, हमें ये 3 प्रपोजल आए हैं, तो आप बताओ 3 प्रपोजल में बेस्ट प्रपोजल कौन सा है। यही हमारा, उनका ही एक बॉलीवुड का बंदा होता है जो ये काम करवा रहा होता है। जैसे एक्स आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है वाई प्लेस पे, एक्स आदमी बॉलीवुड का स्टार है, उसने एक सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज दिल्ली में करनी है, बेंगलोर में करनी है, यूपी में करनी है, गुड़गांव में करनी है, XYZ पर। उसने बताया कि मेरा यार ये सपोज बजट मेरा 40-50 करोड़ रुपए का बजट है, या मेरा ये 30 करोड़ का बजट है, तो उसमें बॉलीवुड का ही एक बंदा जो है वो सारी उनकी हेल्प करता है कि ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर दिलवा दूंगा, ये प्रोजेक्ट जहाँ दिलवा, जबकि उनकी पूरा नेटवर्क है उनका। उसके बाद वो डिटेक्टिव को हायर करते हैं कि ये हमारे पास 3 प्रपोजल आए हैं, इन 3 प्रपोजल्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे इनकी XYZ आप पूरी रिपोर्ट बना कर दो, इनके कितने प्रोजेक्ट थे, क्या चीज थी, क्या नहीं थी, कहाँ सक्सेस हुआ, कहाँ से इन्होंने लोन लिया, कैसे ड्यू काम किया। डिलिजेंस कर दो। पूरी ड्यू डिलिजेंस आती है हमारे पास, पूरी ड्यू डिलिजेंस आती है, दैट इज आल्सो देयर। बट फिर भी मैं वापस पूछूंगा कि ऐसा होता है ना कि एक शहर हम जाते हैं, जैसे हम चंडीगढ़ जाएं, तो चंडीगढ़ को हम मानते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत ऑर्गेनाइज बना हुआ है, प्लान्ड है, राइट। हर क्षेत्र, हर जगह का कुछ ना कुछ एक रूप होता है, कुछ ना कुछ एक सोल होती है, एक कैरेक्टर होता है, राइट। जब आप बॉलीवुड को देखते हो, उसका कैरेक्टर कैसा लगता है आपको? लाइक व्हाट इज इट दैट यू फील फ्रॉम अ डिटेक्टिव लेंस? देखो, नॉट अ जनरल ह्यूमन। नहीं, नॉट अ जनरल, डिटेक्टिव की नजर से अगर मैं बोलूं, बॉलीवुड वैसे ही है जैसे दूसरे लोग हैं। अच्छा। बॉलीवुड में कोई ऐसी चीज नहीं है, लोगों ने बॉलीवुड को बदनाम कर रखा है, हाइप कर रखा है। हाइप कर रखा है। एक लड़की अगर खुद ही अपने आप को पब्लिश करने के लिए अगर अपने कपड़े कम पहनती है, राइट, तो एक्टर और डायरेक्टर को मैं क्या बोलूं उसके लिए यार। वो इंस्टा पे आती है, वो फेसबुक पे आती है, वो लोगों से मिलती है, उसका एक अलग नेटवर्क है, राइट। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड कोई अलग नहीं है, हमारी जैसा ही है बॉलीवुड भी। फर्क इतना है कि वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी सारी सिस्टमेटिकली होती है, उनके पूरा एक प्लान बनता है,
कि अगर उन्होंने कोई भी काम करना है तो पूरा प्लान बनाएंगे कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मंथ में हम कंप्लीट करेंगे, ये चीज होगी, ये एक्टर्स होंगे, ये पूरा प्लान बनता है उनका, राइट। और इनसे हम बाहर से सहायता लेंगे। अगर कोई हमारे से सहायता लेगा तो हमारे को वो पे करते हैं। हमारे को किसी भी चीज पे, हमने कोई उनको स्क्रिप्ट बताई हो या हमने कोई उनको स्टोरी बताई हो अपनी, उन्होंने उस हिसाब से उसको मोड़ा हो, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, प्लीज डोंट आस्क मी ऑल्सो, लेकिन ये काम होता है। दे आर वेरी कल्चर्ड, दे आर वेरी सिस्टमेटिकली, लेकिन लोगों ने बदनाम कर रखा है। आज की डेट के अंदर इंटेंशन किसकी कैसी है, कैसे दूसरे को पता होगा? इंटेंशन तो नहीं पता चलता ना ऐसे। सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर एक ने 2 ड्रिंक्स लेके कुछ बोल दिया तो इसने ऐसे मुझे क्यों बोला? अब मीटू 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 स्टार्ट हो गया। मीटू तो दिल्ली में भी है, मीटू तो गुड़गांव में भी है, मीटू तो बेंगलोर में भी है। बॉलीवुड क्यों मीटू? मीटू तो हर जगह ही है इंडिया का। पॉलिटिक्स में भी मीटू है भाई, हर जगह है मीटू। आप ये चीज को समझो, फेवर हर किसी को चाहिए, और उसका अगर एक आदमी एडवांटेज उठा लेता है तो दैट इज रॉन्ग। उसको एक लेबल कर दिया जाता है, बॉलीवुड को एक लेबल कर दिया गया, जो काउच सर्फिंग काम बोलते हैं। अदरवाइज इट इज नॉर्मल यार, इट इज नॉट लाइक दिस। मैं इसको सब चीजों को क्या करता हूं कि तुम ऐसा मौका ही क्यों देते हो किसी दूसरे को कि वो तुम्हारे साथ ऐसी चीज करे। आज मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तभी तो आप मेरे से हाथ मिलाओगे। हाथ तो मुझे ही बढ़ाना पड़ेगा ना आपके आगे, तभी आप मेरे से हाथ मिलाओगे। या आप मेरे से हाथ मिलाना चाहते हो तो आप मेरे आगे हाथ बढ़ाओगे। डेस्परेशन में आप ही तो कर रहे हो काम गलत, खुद आके आप नॉक कर रहे हो किसी को, फिर बोलते हो दरवाजा क्यों खोला, फिर आप बोलते हो दरवाजा क्यों खोला। भाई आपने नॉक क्यों किया था? मैं कह रहा हूं मैंने क्राइम किया, दरवाजा खोला, आपने नॉक क्यों किया था? आप मुझे ये बता दीजिए। तो ये सारी चीजें ना एक इंडिया में हर जगह हैं। इंडिया क्या, विदेश में भी है भाई। आप ये मत सोचो विदेश में नहीं है, हर जगह है, राइट। हम हर जगह काम करते हैं, हर कंट्री में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो एक लेबल बना दिया जाता है, और फिर मीडिया उसे कितना उछालता है, उनमें उनको क्या बेनिफिट नजर आता है, उनकी टीआरपी कैसे बढ़ती है। कैसे टीआरपी बढ़ती है। हाँ तो क्या मीडिया में ये सब चीजें नहीं होती मीटू की? हाँ, बहुत आराम से होती होंगी। आपने ना बाहर की बात कर रहे हो आप, क्या कुछ फर्क है बाहर के डिटेक्टिव्स और इंडिया के डिटेक्टिव्स में? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? उनके पास पावर्स है जी। अच्छा, यस, हमारे पास पावर्स नहीं है। हाँ, व्हाट डू यू हम मीन बाय किसी पावर्स? की, यस, हमारा लॉ, हमें अभी तक डिटेक्टिव का लॉ पास नहीं हुआ है। हमारी एसोसिएशन सबसे स्ट्रांग एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर, जो 2006 में बनी थी। हमारी एसोसिएशन ने एक बिल दिया हुआ था, जो बिल हमारा दरखास्त हो गया, बड़े टाइम तक वो सेंटर में पड़ा रहा लोकसभा के ऊपर, उसके बाद वो बिल खत्म हो गया। अब दोबारा से बिल को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, कि भाई आप प्रीवियस एक्ट से पहले हमारा बिल पास होना चाहिए था। आप हमें बताओ हमें क्या काम करना है, हमें क्या काम नहीं करना है। बाहर वालों को सब क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर वो अपना कार्ड दिखा देते हैं तो दे आर अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, पुलिस नेवर सी एनीथिंग। अदरवाइज आप सिंगापुर में खड़े नहीं हो सकते किसी घर के बाहर। सिंगापुर के अपने बंदे आपको आके रोकेंगे, इंडिया में तो रोकते ही हैं। इंडिया में क्या करते हैं, 100 नंबर फोन कर देंगे, उनके पास पूरा राइट है, दे कैन गेट यू अरेस्टेड, माइंड माय वर्ड्स, फॉर ट्रेसपासिंग। यस। सो दिस इज ऑल ना, बिकॉज यू सी यू हैव टू बीन वेरी फास्ट, यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये चीज हो सकती है। लॉ ऐसे बनने चाहिए जिसमें हर इंसान को फायदा हो। अगर वो कॉर्पोरेट को लेकर है, अगर वो फेक प्रोडक्ट को लेकर है, अगर वो ब्लैक मैजिक को लेकर है, अगर वो मैट्रिमोनियल को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को, लॉ सबके लिए बनने चाहिए। और लॉ में बेनिफिट होता है, हर किसी को अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं। नहीं तो आप अपनी बाउंड्रीज खुद बनाते हो। जब आप अपनी बाउंड्रीज खुद बनाते हो तो उसमें बेसिकली आप ही फिर उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। वो तो सब्जेक्टिव भी तो है ना, मेरी बाउंड्री कुछ और हो सकती है, किसी और की कुछ और हो। नो 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 नो, दैट इज सब्जेक्टिव। बाउंड्रीज और हो सकती है। एक डिटेक्टिव, वो डिटेक्टिव गलत काम करता है जो डिजिटल निकाल लेता है चीजें, कॉल डिटेल निकाल लेता है, लोकेशन निकाल लेता है, बैंक स्टेटमेंट निकाल लेता है, ITR निकाल लेता है। दैट इज रॉन्ग। अगर आप अपनी बाउंड्री सेट कर देते हो कि मुझे डिजिटल काम ही नहीं करना है, ये मेरे प्रोटोकॉल में ही नहीं आता, आपसे 2 में से आपको 10 आदमी पूछते हैं तो 2 आदमी अप्रिशिएट करेंगे, 8 आदमी आपको गालियां देंगे कि दूसरे तो लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, लेट देम गेट द मनी।
बट दे हैव सेट देयर बाउंड्रीज। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में बाउंड्रीज अगर गवर्नमेंट तय कर देगी कि ये काम नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेटर, तो वो काम कैसे करेगा? फिर तो उठा लिया जाएगा ना हाँ, फिर इन्वेस्टिगेटर, तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लाइसेंस ही नहीं दिया ना अभी तक। तो कैंसिल वैसे तो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, हाँ, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स टैक्स तो ले जा ही रही रहा है, हम सब कुछ दे रहे हैं, हम हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर है? वैसे तो नहीं है ना। दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, राइट्स की बात तो समझ में आ गई, बट स्किल में कुछ फर्क लगता है बाहर के डिटेक्टिव और इंडिया डिटेक्टिव में? इंडिया वाले ज्यादा बेटर हैं, बात बेटर है। बहुत बेटर हैं इंडिया वाले, क्योंकि इंडिया वाले तह तक जाते हैं, अच्छा। बाहर वाले सिस्टम में उलझ जाते हैं। इंडिया वाले को उस आदत नहीं है। आपके घर में अगर फैन खराब हो जाएगा ना, सबसे पहले तो आप फैन खुद ठीक करना कोशिश करोगे कि यार इसका पंखा ना सही नहीं चल रहा, छत लाइए जरा, सीढ़ी लाइए जरा, मैं देखता हूँ इसका पंखे में क्या प्रॉब्लम है, इधर से कर उधर से कर। जो इंडिया का जो डिटेक्टिव है वो अपना दिमाग ज्यादा लगाता है, जुगाड़बाजी ज्यादा करते हैं। जुगाड़बाजी ज्यादा करता है, सक्सेस भी ज्यादा लेता है इंडिया का। तभी आप बाहर की कंट्रीज में आप चले जाओ, जो हाई पोस्ट पे होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो इवन टॉप Engineers पोस्ट हैं, पे हैं, वो हाँ, doctors इंजीनियर्स हैं। हैं, डॉक्टर्स हैं, गूगल का सब आपको इंडियंस ही नजर आएंगे वहां पर। But क्यों वो नजर आएंगे? वो इंडिया के अंदर एक क्वालिटी है, इंडिया के अंदर एक क्वालिटी है, इंडिया के लोगों की सोच, ठीक है, वो सबसे आगे भागती है। इंडिया के लोगों की सोच अपने साथ ले जाने की नहीं है, अपने लिए करने के लिए है, वो लोगों को लेके चलते हैं साथ में। वो सोचते हैं कि जो अच्छी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे इस पोजीशन पे बैठने से मेरे साथ जुड़े हुए इतने लोगों को बेनिफिट कैसे हो सकता है, वो सबसे पहले ये सोचते हैं। जो एक फरंगी होगा, आई एम सॉरी टू कोट दिस थिंग, वो कहेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी डेडिकेशन पूरी 8 घंटे दूंगा, मुझे उसके बाद नहीं पता, डोंट डिस्टर्ब मी आफ्टर 8 hours। इंडिया वाला 8 घंटे के बाद भी 10 घंटे भी काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, रात को भी सोचता रहेगा, दिन में भी सोचता रहेगा कि मैं कैसे कैसे प्रोग्रेस बढ़ाऊं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज जो इंडिया के अंदर हैं, वो लोग हमसे काउंसलिंग कराते हैं अपने एम्प्लॉयज की। अच्छा। यस, दे कॉल। जब इनको भर्ती किया था, ये एमडी था सर, इसकी ये इतनी से हमारी सेल Background थी, verification। इसके साथ हाँ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद जो करंट वेरिफिकेशन चलती है इनकी ना, कि अब जो है इसने 5 एम्प्लॉयज ये डाले, अब इसके बाद हमारी टर्नओवर में इतना फर्क आया और इतना डाउन हुआ। अब ये कैसे हुआ? इंक्रीज किए थे, पहले 2 महीने में रिजल्ट आए थे, अब डाउन हो गए। अब क्या चक्कर है? जब हम वो सारे चीजों को स्टिंग को पकड़ते हैं, जब हम एक एक बंदे पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कहाँ से कहाँ माल जा रहा है, ये कॉल कहाँ से कहाँ जा रही है, ये मटेरियल क्यों नहीं इनके पास आ रहा। देयर इज सो मेनी थिंग्स। नहीं, क्या टॉप कंपनीज के सीईओज के ऊपर भी बहुत सारी डिटेक्टिव्स व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? व्हाइट कॉलर क्राइम क्या? व्हाइट क्राइम तो क्राइम है ना। हाँ, मोटिव घूम फिर के फाइनेंस ही है सबका। मोटा मोटा एंड तो फाइनेंस में आता है। हाँ, बस पैसे कमाने हैं, चोरी पैसे करके। कमाने हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पास BMW, मेरे पास जैगुआर, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। मेरे पास भी 100 करोड़ के घर की वैल्यू होनी चाहिए। हाँ। वाई सो? बी इलास्टिक, बी लॉजिस्टिक, सिस्टम के साथ काम करो, सिस्टम को समझो, अंडरस्टैंड करो, अपना बेस्ट दो यार। जो तुम जिस पोस्ट पे तुम्हें भर्ती किया है, जिस पोस्ट पे तुम लगे हुए, उस पोस्ट में जितनी सैलरी एक आदमी को मिलनी चाहिए, उसका सोच ले, मैं 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कंपनी को वापस करूंगा, तब मेरी सक्सेस है। नहीं तो मेरी सक्सेस कैसे है? आज लोग जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेनिंग लेते हैं हमसे, जो अपनी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, हमें रिवॉर्ड नहीं देते, हमें रिवॉर्ड नहीं देते। वो सोचते हैं कि अब हम इनके कॉम्पिटिटर बन गए, अगर पुरी साहब के पास ये चीज है तो मेरे पास भी ये चीज है, मेरे पास भी ये चीज आज उनसे ज्यादा अच्छी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई सिस्टम के साथ, पब्लिक के साथ सही सोचो, पब्लिक के साथ गलत मत करो। मेरे साथ जो मर्जी सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं कोई आदमी, मैं ही खुद हूं। मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं? हर केस मुझे सिखाता है कि इस केस में मेरी अगर सक्सेस 80% हुई है, 90% हुई है, अगले केस में मेरे सेम केस के अंदर मेरी सक्सेस 100% होनी चाहिए, या 95% होनी चाहिए, 99% होनी चाहिए, क्योंकि इनपुट्स के ऊपर बेस्ड होती है सारी एक्टिव आउटपुट। दैट इज क्वालिटी। अगर आप जब तक एनालाइज नहीं करते, आप सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको ये नहीं पता कि आपके पास इनपुट क्या आएगी, तो आप आउटपुट कैसे दे सकते हो? इनपुट इज इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिटेक्टिव का काम कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका काम कर सकता है, हाँ। लेकिन डिटेक्टिव डिटेक्टिव है। वो कहते थे ना, एक टाइम आता था जब कहते थे रॉबर्ट जो है वो सारे काम कर लेगा। हाँ।
राइट। फिर भी मानव ने ही रॉबोट बनाया ना, मानव ही तो कर रहा है सारी चीजें। कहाँ रॉबोट ने चेंज कर लिया? हाँ, एआई से ये सिस्टम हो गया कि डिटेक्टिव का तो नहीं, एआई ने काफी लोगों की जो है वो जॉब्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज थे, राइट? एक कंपनी के अंदर सपोज अगर ऑपरेशन में 250 बंदे काम कर रहे हैं, या मार्केटिंग में 100 बंदे काम कर रहे हैं, या 500 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनको सेग्रीगेट कर दिया, उनमें सिर्फ 20-25 लोग ही रह गए, 50 लोग ही रह गए, जो सारा, क्योंकि सारा काम एआई के थ्रू हो रहा है, जो आपकी आर्टिफिशियल फील्ड में होता है इंटेलिजेंस। यूज कहीं पे एआई? कहाँ होता है हमारी फील्ड में? कहीं क्योंकि यूज इट्स मोर ह्यूमन एंड मोर पर्सनल, जो भी काम हो रहे हैं आपके। हमारा कैसे यूज होगा? हम्म हमारा कैसे यूज होगा? बहुत कम यूज होता है हर जगह ही फील्ड में जरूरत है ना। नमक तो हर जगह ही चाहिए, कहीं पे ज्यादा चाहिए, कहीं पे कम चाहिए। कहीं पे ज्यादा चाहिए, कहीं नमक के बिना तो जिंदगी नहीं है। तो एआई एक नमक बन चुका है। लेकिन आप देखो ना, कितने लाख लोग एक हफ्ते में रजिस्टर हो रहे हैं एआई के अंदर। पीछे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, खुद उसका सीईओ परेशान है कि भाई तुम डिपेंड मत करो। आज तुम्हें अपना हेल्थ चार्ट बनाना है तो तुम एआई से पूछ रहे हो मुझे क्या खाना चाहिए दोपहर को, मुझे क्या खाना चाहिए शाम को। नो, यू वर्क ऑन, अपनी बॉडी के ऊपर खुद काम करो। उसी तरह से हर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग काम करती है। एआई का उससे कोई लेना देना नहीं है। एआई हमें ये नहीं बता देगा किसी के साथ किसी का रिलेशन है कि नहीं है, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल बट चीज एआई क्लू तो बता सकता है ना कि इस तरीके से इस चीज को अप्रोच करो। नहीं नहीं। नहीं, वो डिटेक्टिव्स को पता है, वो डिटेक्टिव्स को पता है। जब उसके पास इनपुट आएगी, जब वो क्लाइंट से डिस्कस करेगा, तभी वो अपने एक्टिव आउटपुट निकालने के लिए अपना पूरा प्लान बनाएगा। नहीं तो प्लान कैसे बनाएगा? आप मुझे बोलते हो कि यार इस बंदे की सर्वेलेंस कर दो, मैं कहता अच्छा जी कर देंगे। अब जब वहां पर जाते हैं पता चलते हैं तंग गली है, गाड़ी उसकी कहाँ खड़ी है हमें पता नहीं, राइट? उसकी गाड़ी घर से बाहर निकलेगा, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। राइट गया फिर 2 रास्ते हो गए, लेफ्ट गया फिर 2 रास्ते हो गए। अब कितने डिटेक्टिव लगाओगे आप? ये आपको क्या बता देगा? कि आपको ये बता देगा गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है? ये आपको क्या बताएगा? आपको उसकी गाड़ी में, अगर वो गाड़ी से जाता ही नहीं, सपोज मेट्रो से जाता है, आप कहां पर अपने बंदे कैसे लगाओगे, प्लेस करोगे? ये आपको खुद काम करना है, ये आपको एआई गाइड नहीं करेगा। आपको किस किस लोकेशन पे कैसे कैसे करना है, कितने घंटे पहले लगाना है, कितने घंटे बाद में आपको कौन सी टीम चाहिए, 2 दिन उसको कैसे ट्रैक करोगे। और अगर वो गाड़ी से जाता है तो उसे कहाँ से ट्रैक होगा, वो कौन सा रास्ता जो है उसके ऑफिस के पास से लेके जाता है, ऑफिस के पास कौन सा बंदा खड़ा होगा, बाहर उससे कौन सा बंदा होगा, इधर पोजीशन, ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। अगर आपको किसी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट पकड़ना है, अगर स्पूरियस प्रोडक्ट पकड़ना है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज कम है, तो यही आपको क्या बता देगा, राइट? अगर आपने किसी का वो करना है, क्या कहते हैं, काला जादू पकड़ना है, तो यही आपको क्या, यही आपको केस बता देगा ना, दैट्स इट। ये आपको इससे ज्यादा बेटर क्या बताएगा? सर्वेलेंस में तो हेल्प कर सकता है। जैसे मान लो सीसीटीवी है कोई, ठीक है, आप सीसीटीवी में आपको पता है कि मेरे को इस पूरा, अब एक होता है फुटेज आ गई 10 घंटे की आपके पास, ठीक है। अब एक आदमी 10 घंटे बैठ के देखेगा पूरा फुटेज, फिर देखेगा इस टाइम पे कोई बंदा आया था, वर्सेस एआई वो पूरी की पूरी फुटेज देख के आपको बता दे कि 10 घंटे में 8वें घंटे 9 मिनट पे एक बंदा आया था। देखो, मैं वही कहता हूँ हाँ। ना कि नमक की जरूरत हर हाँ। जगह होती है, बट कितनी आपने है? कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो केस पे डिपेंड करता है ना यार। करेक्ट। अगर आप ये ढूंढोगे कि हाँ भी इस बताना इस गली में कितने सीसीटीवी लगे हैं, तो वो एआई कहाँ से बता देगा? हाँ, वो तो खुद ही देखना पड़ेगा। वो तो खुद प्रैक्टिकली आपको चेक करना पड़ेगा हाँ, ना। हाँ। फिर आपको उसकी एक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, उसके पास कितना रिकॉर्ड शामिल है, कितना पुराना रिकॉर्ड आपके पास उससे मिल सकता है। कई सारा रिकॉर्ड पीछे का खत्म तो नहीं हो रहा, आगे का रिकॉर्ड ऊपर आई जा रहा है, हाँ। वो कहाँ से मिलेगा आपको? अब Correct. फोरेंसिक के लिए आप क्या क्या चीजें भेज दोगे? कौन अपनी वो हार्ड डिस्क उठा के आपको फोरेंसिक के लिए भेजेगा? देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो एआई का जहां पर रोल है, वहां पर आपको एआई का रोल लेना चाहिए। डिटेक्टिव को सक्सेस मिलती है, अपनी वो आर्स कम कर देता है, जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट फिर भी काम तो काम ही है। काम तो काम है। काम प्रैक्टिकली काम तो काम है। इन्वेस्टिगेशन इज अ डिफरेंट फील्ड, investigation is a very unique field, investigation is a very different field. I always say about that, if any person wants to do something in the investigation, first of all they should take a pledge, we will do best, and we will do best to best in our capabilities or our capacity which comes to us, जो हम 140 करोड़ की जनता को बेस्ट देंगे। अगर हमारे पास कोई केस आता है, अब उसकी किस्मत है, आपकी किस्मत है, आपके डिटेक्टिव का वर्किंग है, क्योंकि कहीं पर तो किस्मत भी साथ में चलती है, कहीं पर तो डेस्टिनी भी है भाई, कहीं बहुत तो भगवान भी बैठे हुए हैं, कोई ये तो नहीं है ना। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते हैं, एंड में कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे,
ठीक है कि हम उन्हें रोकते हैं, भाई तुम क्या बातें कर रहे हो यार, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? इन्वेस्टिगेशन इसलिए थोड़ी कराई थी कि आप सुसाइड कर लो, राइट? नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई योर सेल्फ। अब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको इस चीज़ों से बाहर निकलना है। आप अपनी लाइफ को समझो, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। भगवान ने एक ही दफ़ा आपको ज़िंदगी दी है, ये इसके बाद की ज़िंदगी आपको नहीं पता, इससे पहले की ज़िंदगी आपको नहीं पता थी। तो इस ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करो, पूरे सिस्टम को समझो। तो जब तक आप गाइड नहीं करते किसी को, जब तक समझाते नहीं हो, जब तक उसे फैमिली का अंग नहीं मानते, किसी भी बंदे को जो आपके पास आता है, जब आप उसे समझाते हो, तो आप कैसे सक्सेस दे सकते हो? जिंदगी में सक्सेस तभी मिलती है जब दूसरा आदमी आपको भी अपनी फैमिली का पार्ट माने और आप उसे अपनी फैमिली का पार्ट। आई थिंक आई हैव गिवन यू थिंग्स व्हिच यू हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मी। मुझे एक दो चीज़ें और पूछनी है। प्लीज। हाँ, वाइट कॉलर की आप बात कर रहे थे कि उस टाइप का भी बहुत क्राइम होता है, और मुझे पता है क्योंकि अब टेक बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो उस टाइप का क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। टॉप 2-4 वाइट कॉलर क्राइम अगर आपको पैटर्न बताना हो कि इस टाइप के ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं वो? फाइनेंस में बैठे बैठे, हाँ। राइट, जो प्रोडक्शंस को ही चेंज कर देते हैं, माल इधर का उधर कर देते हैं, जो पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पर क्या चीज़ गई, राइट। प्रोडक्शन को बड़ा स्ट्रांग देखना पड़ता है फैक्ट्री वालों को, जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, राइट। फाइनेंसिस को बड़ा स्ट्रांग देखना होता है। कोई भी बंदा किसी का भी कोई अप्रोची बंदा अगर फैक्ट्री में आके बैठ जाता है और किसी हाई पोस्ट पे बैठ जाता है, तो वो आपका रेड फ्लैग है। आप किसी एमडी को अपॉइंट करते हो, उसके साथ आप उसी के किसी फाइनेंस के डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हो, आप उसी के साथ मार्केटिंग के डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हो। अब आप सारी चीजें तो दे ही रहे हो ना। वो एनवायरनमेंट ही कहता क्रिएट है कर कि मैं दिया। अपने साथ 3 बंदे लेकर आता हूँ, हम्म तब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ। तो आप गुड तो पहले ही बुला रहे हो, आप इनवाइट तो उन्हें पहले ही कर रहे हो कि आपके महल के अंदर सेंध करे, आपके महल के अंदर घुस के सारा सामान निकाले। तो यू शुड बी एक्टिव। तो क्राइम तो बेसिकली क्या है कि आप सबसे पहले आंखें खोलो, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, राइट। इसमें आप किसी भी तरह का वाइट क्राइम करने मत दो। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं ज़्यादा क्राइम? सेल्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं देते। जैसे? सेल्स की इंफॉर्मेशन दूसरे के पास जाती है ना सीधा। जो अच्छा। मार्केटिंग हेड होता है अपने साथ 2 बंदे अगर लेकर आया हुआ है, तो उनके पास सारी रिपोर्टिंग जा रही है। उन्होंने इतनी मेहनत की, नीचे वाले स्टाफ ने सब कुछ किया, लीड जनरेट की, सब कुछ किया, ऊपर तक आया, वो कंपनी में माल ही नहीं आया, वो माल ही किसी दूसरी कंपनी को चला गया, पता भी नहीं चलता किसी को। सेट करके रखे होते हैं बंदे, उनकी परसेंटेज जाती है उनको, किसी और कंपनी में जा रहा है सामान, मतलब सामान जा रहा है किसी और कंपनी में। या मटेरियल मंगवाया कम, बिल ज़्यादा दिखा दिया। देखो मटेरियल, ये क्या होता है कि ये तो आपका चेकिंग पे आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। ये चीज तो, जो चीज आपको पता ही नहीं चली कि आपके पास हुई कि नहीं हुई, हम्म आपने मटेरियल जो है कम दिखा दिया और माल आपके पास ज्यादा आ गया, हम्म आपने वो तो इन हाउस में सेटिंग कर ली ना हाँ अपनी। हाँ दैट हाँ, इज अ डिफरेंट क्राइम। करेक्ट। एक वो क्राइम हो गया जिसका आपको पता ही नहीं है कि हाँ। क्राइम हो भी गया आपसे। जैसे लोग दिखा देते हैं कि 5 एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में होते ही नहीं, होते ही नहीं, उनकी सैलरी जा रही है बस सैलरी कंपनी जा से। रही है, सैलरी जा रही है। हाँ सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है। एक बंदा था, हाँ। ही हैज टू बी अपॉइंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हमारे पास उसका केस आता है, जो जिस कंपनी ने उसे एमडी अपॉइंट करना होता है, वो हमें उस बंदे के ऊपर केस कर देते हैं। वो बंदा कहता है मैं प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा हूँ। जब हम उस कंपनी में जाके इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करते हैं, तो पता चलता है कि वो आदमी मीटिंग में बिजी है। जब हम इससे बात करते हैं तो ये भी कहता है कि वो ऑलवेज मीटिंग में बिजी रहता है, क्योंकि अब उसे छोड़ना है, तो वो सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा वो बिजी रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। हमारा दिमाग अब उल्टा चलना स्टार्ट हो जाता है। जहां हम 1 से 100 तक चलते हैं, तो डिटेक्टिव वो अच्छा है जो 100 से उल्टा चलना स्टार्ट कर दे। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, इस तरह से सोचे। हम कहते हैं यार अब क्यों इसे ऑफिस में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है कि नहीं, अब इसे घर के आसपास से इन्वेस्टिगेशन सारी करनी स्टार्ट कर दो। जब उसके घर के पास से इन्वेस्टिगेशन सारी स्टार्ट करते हैं, तो वो बंदा तो घर पे ही होता है, वो तो ऑफिस में होता ही नहीं है। आप कहते हैं ये क्या चक्कर है, वहां जब गए थे तो हमें था कि वो तो बिजी है, राइट। अब यहाँ पर है, वो बंदा भी हमारा, जो बंदे ने हमें केस दिया, वो भी कहता है अब तो छोड़ना है। वो बंदा तो कब का छोड़ के बैठा हुआ है, उसने अपने एचआर की टीम को सेट कर रखा है।
उसने अपने जब भी कोई उसकी कॉल आएगी, जब भी वो कोई उससे मिलने आएगा, वो मीटिंग में बिजी है, जबकि वो है ही नहीं वहां पर, एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ। एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो मूंगफलियां खा रहा है बाहर बैठ के चारपाई पे। उसकी प्रॉपर एक वीडियो, लाइव वीडियो हम क्लाइंट को दिखाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करता है पर? भाई उसने बताया नहीं ना कि उसको चोरी के इल्जाम में निकाल दिया अच्छा, कंपनी से, उसको फायर किया गया था। उसको फायर किया गया, उसको चोरी के इल्जाम से निकाल दिया कंपनी से, उसको फायर किया गया, ये बताया ही नहीं उसने। बहुत बड़ी कंपनीज और काफी लाखों रुपए का घोटाला, और उससे रेजिग्नेशन लिया गया और उसे भेज दिया गया। अब उसने कहा तो स्टिल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। नोटिस पीरियड पे हूँ मैं। हाँ, मैं तो नोटिस पीरियड में, मतलब ज्यादा काम करना पड़ रहा है मुझे। वो 24 में से 18 16 घंटे में कंपनी में ही रहता हूँ। वहां बैठ के अपना मूंगफलियां खा रहा है। सी द डिफरेंस, हाँ, सी द डिफरेंस, राइट। वो बंदा जिसने सोचा भी नहीं था कि एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो सकती है, और कोई आदमी घर से तो कोई काम ही नहीं करता ना। उसे पता है कि यार अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट चेक करनी है तो इसकी ऑफिस से सारी एम्प्लॉयमेंट सही चेक बात कर है। लेनी है मुझे इसकी, राइट। इसके ऑफिस के बंदे पकड़ लेने हैं। इसका छोटे बंदे से बात करो तो साहब बिजी हैं, बड़े बंदे से बात करो तो साहब बिजी हैं, राइट। कॉल करो तो साहब बिजी हैं, मीटिंग में है। तो इतने बिजी तो साहब नहीं हो सकते कि वो नजर ही ना आए। और ऑफिस के अंदर बंदा खड़ो तो ना बंदे की गाड़ी आ रही है, ना बंदा जा रहा है, ना आ रहा है। अब गाड़ी उसे कंपनी की मिली हुई है, इनके पास गाड़ी का नंबर भी नहीं है, हम बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जो बंदा हमें फोटोग्राफ में दिखाया गया वो बंदा ही नहीं, गाड़ी हमें मिल ही नहीं रहा। हमारा तो हफ्ता वेस्ट हो गया सर्वेलेंस करते करते। तो हमने कहा अब इसे उल्टी गिनती करो, घर पे करो इसको। अब घर से स्टार्ट करो इसको। देखो तो सही घर से क्या निकलता है। हाँ, तो घर में तो बंदा नजर आ गया, घर में बैठा हुआ बंदा, निकल ही नाउ नहीं रहा दिस वो द तो। थिंग, निकल ही नहीं रहा। तो जब आप उसकी पूरी वीडियो बना लेते हो, जब आप देते हो, जब उसकी लाइव वीडियो दिखा देते हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट परेशान हो जाता है। तो उसे तो नेचुरली है ना, मतलब दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेसिकली आपने क्राइम कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बंदे सेट कर दिए। अब आप जाओगे तो आप 2-3 बंदे अपने साथ साथ लेके जाओगे, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है उन कंपनीज के लिए जो बंदों को साथ में उनके भेजते लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि जो बंदे इसके साथ आ रहे हैं वो बंदे कब से इसके साथ इन्वॉल्व हैं, ये बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं है कंपनी की तरफ से, उन बंदों के ऊपर तो ऐसा नहीं है, कहाँ कहाँ पर वो बंदे रहते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या क्या उनकी वो क्या क्या उनका सिस्टम है कंपनी के अंदर, और इसका क्या सिस्टम है, क्या ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, इट वुड बी बेटर फॉर द अनदर कंपनी और नॉट, दैट इज द थिंग। पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे लोग लिखते हैं झूठ अपने बिल्कुल रिज्यूमेज में। लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत लिखते शादी हैं। के टाइम पे भी लिखते हैं, बैकग्राउंड के टाइम पे भी लिखते हैं। किस किस टाइप का झूठ लिखते हैं लोग कंपनीज में जब अप्लाई करते हैं तो? सैलरीज को लेके लिखते हैं, अच्छा। कंपनीज को कब छोड़ दिया ते लेके छोटा लिखते मोटा हैं। होता है लेकिन। छोटा मोटा होता है। हाँ, कोई ऐसा कोई बहुत एक्सट्रीम किसी ने कुछ किया हो? नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा है कुछ बेसिक ऐसा पेटी वाले छोटे छोटे, मैं इतना काम कर रहा था यहाँ पे या इतनी सैलरी ले रहा था, इस टाइप की। एक बंदे को हमने एक्चुअली क्या है कि क्राइम तो देखो, अब अगर उसे आप बड़ा क्राइम बोलो या छोटा क्राइम बोलो, वो तो नहीं मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा, क्योंकि एजुकेशनल में जो अपनी परसेंटेज दिखा रहा है वो भी परसेंटेज नहीं है। जिस जिस कंपनियों में काम करने की बात कर रहा है उस कंपनियों में 2 कंपनियों में तो काम नहीं किया हुआ, बाकी कंपनियों में कम काम किया हुआ है, राइट। दैट इज ऑल्सो, क्योंकि एक सिस्टम बनाता है। वो कहता है ना, बायोडाटा तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, रिज्यूमे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, सीवी आप अपने हिसाब से बना देते हो जहां आपको बेनिफिट होता है, राइट। तो वो चीज हमें सबसे पहले उसके सीवी की स्क्रूटनी करनी पड़ती है, वैलिडेट करना पड़ता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड चेक की वेटिंग है, प्री मेरिट एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक की वेटिंग है ये। जब तक आप वेटिंग उसे सही तरह से नहीं, उसको सही तरह चेक नहीं कर लेते, आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज द थिंग। बट काफी लोग लिखते हैं क्या झूठ? बहुत लोग लिखते हैं, मैट्रिमोनियल में भी लिखते हैं। मैट्रिमोनियल में तो ताना उनसे बात हुई थी, वो बता ही रहे थे कि हर केस में हर जगह पे ये सब झूठ चल रहा है। बहुत झूठ लिखते उनका घर ही नहीं है और लोग बोल देते हैं कि ये हमारा घर है। ये काफी होता है। बड़ा पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि सिस्टम में क्या है कि तुम्हें कोई अगर कंपनी पसंद है, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, उनको जरूरत है, आज की डेट में कितनी कंपनीज को जरूरत है, आज की डेट में कितने ऐसे सीईओ हैं कंपनी के, ऐसे कितने एमडी हैं कंपनीज के, कितने ऐसे हेड्स हैं कंपनी के जो जिनको जॉब चेंज करनी है। वो कौन आदमी होता है जिसको आप फैसिलिटी नहीं देते,
कैसे फैसिलिटी होती है? एक आदमी पूछता है। एक आदमी अगर किसी कंपनी में एमडी बन के आ रहा है, राइट, तुम पुराने एमडी को अगर सपोज उसका पैकेज आप 15 लाख 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए मंथली देते हो उसे, और नए बंदे को आप 7 लाख 8 लाख में एम्प्लॉयड कर लेते हो, तो आपको सर्विसेज तो सेम चाहिए, आपको सर्विसेज तो सेम चाहिए, राइट। और उस बंदे को निकाला भी क्यों जाता है? क्योंकि उसने हेराफेरी की होती है आगे बड़ी जगह से, पैसे नंबर 2 के खाए होते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में डलवाए होते हैं रिश्तेदारों के, वो सारी चीज तो तुम्हें पता है। अब तुम नया बंदा अपॉइंट कर रहे हो, नए बंदे को आप तो एक तो आप 5 टाइम्स 4 टाइम लेस सैलरी पे कर रहे हो, राइट। वहां उसको 30 लाख रुपए दे रहे हो, यहां उसे 7 लाख रुपए दे रहे हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा तेज है, काम उससे भी ज्यादा तेज करना है तेरे को, डिवोशन तेरे को उससे भी ज्यादा देनी है। उसको इसलिए निकाला था, उसकी सेटिंग थी, कोई सेटिंग नहीं पकड़ में आनी चाहिए। तो बंदा क्या करेगा? बंदा या तो हेराफेरी करेगा, नहीं तो कंपनी छोड़ेगा। जब वो कंपनी छोड़ेगा तो डंके के छोड़ पे कंपनी छोड़ेगा और बोलेगा कि मुझे ये इशू है, राइट। ऑलवेज आप अपने कर्म, आप अपने कर्तव्य को सही तरह से नापो। आपका कोई एम्प्लॉई है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई वाइफ है, आपका कोई हस्बैंड है, स्पाउस है, आप अपनी ड्यूटीज को अंडरस्टैंड करो। अगर आपको लगता है कि 30 लाख वाले का मुकाबला ये 7 लाख वाला नहीं कर सकता, तो आप उसे इस पोस्ट पे रखते क्यों? करेक्ट। क्योंकि अगर उसकी कैपेबिलिटी सेम है और आपने अपने पैसे बचा लिए 23 लाख रुपए और आपने उसे 2 साल 3 साल रख लिया, आपने बहुत पैसा बचा लिया, वो या तो कंपनी छोड़ के जाएगा या वो हेराफेरी करेगा। तो आपको क्या चाहिए? हेराफेरी वाला चाहिए? आप खुद ही तो इनवाइट कर रहे हो हर किसी को। हेराफेरी अगर उसी का जमीर अलाउ नहीं करता कि मुझे करनी है, तो कंपनी में क्यों छोड़ देगा कंपनी? तो आपको इसका मतलब चूज करना नहीं आता बंदा। हर धंधे में बंदा चूज करना आना चाहिए, हर रिलेशन में बंदा चूज करना आना चाहिए, हर प्रोफेशन में आपको बंदा चूज करना आना चाहिए। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन की स्किल होती है। हमारे पास ऐसे कोई भी आदमी काम नहीं करता। हमारे पास जो भी आदमी काम के लिए आता है, उसके पास कितनी नॉलेज है, अगर उसे हमें ट्रेन करना है तो कितनी ट्रेनिंग में टाइम देगा, उसके घर में क्या सिस्टम है, रेंटल कितना है, कौन कौन से कितने कितने लोग हैं, उनके घर में व्हीकल्स कितने हैं, वो कैसे कैसे, सारा एक सिस्टम एनालाइज होता है। कब कब उन्होंने मकान छोड़ा, कौन सी कम्युनिटी में पैदा हुआ था, कैसे हुआ था, पढ़ाई लिखाई उसने कैसे की, आगे कैसे किया, कौन कौन उसके क्लोज हैं, बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती। सेम थिंग अप्लाई। अब हम कॉर्पोरेट्स के लिए जब हम कंसल्टेंसी करते हैं तो कॉर्पोरेट्स को बताते हैं हम कि आप अपने सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करो, आप अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनको आप इनके हर 6 महीने में, साल में इनके बायोडाटास को अपडेट करवाओ, राइट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 70-80% लोग तो रेंटल हैं, राइट। सो यू हैव टू डू योर वर्क थॉरोली। इफ यू आर नॉट वर्किंग थॉरोली देन देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां से रेड फ्लैग पकड़ा जाता है। रेड फ्लैग्स पड़ा। हम तो कॉर्पोरेट से स्टार्ट हुए थे और आज भी कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, डीबगिंग भी कर रहे हैं, राइट। लॉट ऑफ दिस थिंग। गवर्नमेंट अधिकारी हमारे पास आते हैं, कोई कहता है हमारे ऑफिस की डीबगिंग कर दो, कोई कहता है हमारी गाड़ी की डीबगिंग कर दो। डीबगिंग में क्या होता है? बग लगाया होता है ना लोगों ने, उनके उनको घरों में डीबग या करना, उनके यहाँ? घरों में, ऑफिस में, अच्छा, ऑफिस में बग मिलते हैं, उनकी गाड़ियों में बग मिलते हैं, किसी ने जो GPS सूचना ट्रैकर- पहले मिल जाती है कि भैया ये अधिकारी तुम्हारे पे आएगा रेड मारने के लिए। ओ अच्छा, मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी गाड़ियों में लगा रखे होते हैं सारे काम। equipments। एक्चुअली क्या चीज है कि इन्वेस्टिगेशन, अगर आप समझो तो इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसमें अगर आप नीचे बैठते हो तो आपको ठंडी हवा लगती है और वो आपको धूप से भी बचाता है। जितना आपका पेड़ बड़ा होता है उसके काम इतने बड़े हैं, इतनी इतनी चीजें हैं उसके अंदर, राइट। आप जितने पेज की टहनियां काट दोगे, आप पर्टिकुलर कर लोगे अपने आप को, ठीक है, आप काम कम कर दोगे अपना, आप टहनियां, तो उतनी धूप ज्यादा पड़ेगी, आपको वो चीज आएगी। इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है। लोग तो फोन करते हैं, सर एक इन्वेस्टिगेशन करानी है, चार्जेस बताओ। वाह भाई वाह, तो बड़ी अच्छी चीज है। एक इन्वेस्टिगेशन करानी है, चार्जेस बताओ। हाँ। तो डॉक्टर के पास चला गया, बोलता है जी मैं तो बीमार हूँ जी, बताओ मैं क्या बीमारी है। चार्ज बता दो कितना होगा। नहीं नहीं, मेरे को बता बीमारी क्या है सबसे हाँ। पहले।
पहले तो बीमारी बताओ, ठीक है, फिर अगर उसने बोला जी मेरे 1000 रुपये चार्ज दे के आ गए जी, बीमारी तो बताई नहीं आपने, मैं क्या करूं? आप तो डॉक्टर, आपको तो पता होना चाहिए। भाई हर चीज को सिस्टम होता है, एनालाइज करना पड़ता है, इनपुट्स को एनालाइज करना पड़ता है जो आप देते हो, आउटपुट क्या डिमांड कर रहे हो उसको एक्टिवेट, सारी चीजों को मटेरियलाइज करना पड़ता है। एक्स वाई को जब तक आप मिलाओगे नहीं तो आपके पास ना नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ना बच्चे पैदा होंगे। ठीक है सर, उसी पे मैं एंड करता हूँ। बहुत 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 मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो नितिन मच जी, सर। थैंक यू, थैंक यू।